अस्सलामुअलैकुम। पेशे खिदमत है खौफनाक कहानी हमजाद। तहरीर रिजवान अली सोमरो। शाम के 7 बज चुके थे। फिज़ा में खून की सी थी। शहर के सरकारी अस्पताल के मुर्दा खाने की राहदारी में फिज़ा में अजीब सा बोझलपन छाया हुआ था। सफ़ेद टाइलों वाली सर्द दीवारों पर लगी बल्ब की जर्द रोशनी माहौल को और ज़्यादा बोझल कर रही थी। बाहर पुलिस की 2 गाड़ियां खड़ी थीं, जिनके पास खड़े सिपाही बेचैनी से एक दूसरे की जानिब देख रहे थे। अंदर स्टील की ट्रॉली पर सफ़ेद कफन में लिपटी लाश रखी थी। ये लाश किसी और की नहीं, इंस्पेक्टर फराज शाह की थी। वही इंस्पेक्टर फराज शाह जो कि गुज़िश्ता रात जैद के घर में आईने के सहर का शिकार हो गया था। फराज शाह को जैद के हमजाद ने आईने में खींच लिया था। दूसरी सुबह उसकी लाश उसके बेडरूम में पाई गई। लाश को सबसे पहले उसके अपने मुलाजिम ने दरियाफ्त किया, जो रोज़ाना सुबह फराज शाह को बेड टी देने की गर्ज से जाया करता था। लाश के करीब डॉक्टर नादिर शाह खड़ा अपनी फाइल पलट रहा था। उसके चेहरे पर संजीदगी और उलझन के असरात थे। ऐन उसी वक्त डीएसपी इमरान अंदर दाखिल हुआ। उसकी आंखें सुर्ख और चेहरे पर सख्ती थी। डॉक्टर फराज शाह का पोस्टमार्टम हो गया या नहीं? जी, उनकी बॉडी का पोस्टमार्टम हो चुका है। डॉक्टर फीकी सी मुस्कुराहट से बोला। रिपोर्ट काफ़ी हैरत अंगेज़ है। मौत की वजह तो दिल का दौरा पड़ने के सबब हुई है, लेकिन जिस्म से तकरीबन खून गायब है। रगें तकरीबन सूख चुकी हैं। ऐसा लगता है जैसे किसी ने खून का आखिरी कतरा तक निचोड़ लिया हो। ओह, ये काफ़ी हैरत अंगेज़ बात है। जी हाँ डीएसपी साहब, उस लड़की नायला के जिस्म से खून का एक एक कतरा गायब था, लेकिन उसकी मौत दिल के दौरे से नहीं हुई थी। डीएसपी ने कहा। जी हाँ, तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई ऐसा खूनी ज़रूर है जो कि इंसानी खून का शौकीन है। हो भी सकता है और नहीं भी, या फिर किसी और साइंसी तरीके से जिस्म से खून गायब कर दिया गया हो। नामुमकिन डॉक्टर, अगर ऐसा होता तो नायला का रेप नहीं होता। साइंसी तजुर्बे करने वाले रेप जैसी ओछी हरकतें नहीं करते। मेरे ख्याल से मुजरिम कोई और है और फराज शाह उस तक पहुंच गया था, तभी मार डाला गया। मगर दिल का दौरा, हो सकता है कि जिस्म में खून की कमी के सबब दिल का दौरा पड़ा हो। मगर यह सब पोस्टमार्टम में क्यों नहीं आया? डॉक्टर ने मुस्कुराकर पूछा। कुछ मिसिंग है डॉक्टर, कोई कड़ी हम छोड़ रहे हैं। नायला की मौत की तफ्तीश ही फराज शाह के कातिलों तक पहुंचाएगी। डीएसपी इमरान पुरअज़म लहजे में बोला। और फिर उसकी नज़र लाश पर गई तो वो कांप कर रह गया, क्योंकि लाश का चेहरा लट्ठे की तरह सफ़ेद था। आईने की तारीख। जंगल में एक अजीब सी खामोशी थी। यूं लगता था कि ज़िंदगी वहीं दम तोड़ गई हो। बूढ़े आमलों की लाशें ज़मीन पर इबरत का निशान बनी पड़ी थीं। उनके जिस्मों से बहता हुआ खून ज़मीन को रंग चुका था। वो सारे सिपाही नंगी तलवारों को म्यानों में डालने के बाद अपने सरदार की सिमत देख रहे थे, जैसे अगले हुक्म के मुंतज़िर हों। सरदार रुकोश की लाश को देख रहा था, जिसकी बेनूर आंखें आसमान की जानिब टिकी हुई थीं। अचानक सरदार बोला, रुकोश की मौत के बाद अब आईने का कोई तलबगार नहीं। चलो उठाओ इस शीशे को। उसने सिपाहियों को मुखातिब करके गरजदार आवाज़ में कहा। जैसे ही सिपाही शीशे के सिमत बढ़े, अचानक ही तेज़ हवा चल पड़ी। एक अजीब सी भयानक आवाज़ गूंजी, जैसे बहुत सी जहन्नमी मखलूक मिलकर एक साथ बैन करने लगी हों। आईने की तरफ बढ़ते हुए सिपाही वहीं रुक गए। यह शीशा मनहूस है सरदार, एक सिपाही ने डरते डरते सरदार की तरफ देखकर कहा। खामोश, टोली का सरदार गरजा। यह आईना राजा के लिए विजय का निशान है। अगर अपनी बीवी को विधवा और अपने बच्चों को अनाथ नहीं करना चाहते तो यह शीशा उठाओ। सिपाहियों ने डरते डरते शीशे को उठा लिया। फिर वो सारे के सारे उस शीशे को लेकर वहां से चल दिए। जंगल में बेयारो मददगार लाशें अब जंगली दरिंदों की भूख मिटाने के लिए उनकी मुंतज़िर थीं। घुड़सवार इस शीशे को लेकर किले के दरवाजे पर पहुंचे तो रात के बादल गहरे हो चुके थे। एक घुड़सवार ने जलती हुई मशाल लहराई ताकि किले के मुहाफिजों को उनकी आमद का पता चल जाए। दरवाज़ा खुलने के बाद वो मुहाफिज तो अपने ठिकानों पर चले गए, लेकिन 2 सिपाही और एक सरदार इस शीशे को लेकर निहायत ही एहतियात से किले के खुफिया रास्तों से होते हुए एक ऐसे कमरे में जा पहुंचे जो कि ज़मीन दोस्त था, जहां राजा अपनी मसनद पर बैठा था। उसके साथ और लोग भी मौतबाना अंदाज में खड़े थे। राजा सरदार सिपाहियों के हाथ में कपड़े से ढके हुए उस शीशे को देखकर चौंक गया और फिर दूसरे ही लम्हे वो निहायत संजीदगी से बोला, शाबाश बलवीर सिंह, मुझे तुमसे इसी वीरता की उम्मीद थी। इस शीशे को लेकर तय खाने में चले जाओ, मैं अभी आता हूँ। राजा ने सिपाहियों की टोली के सरदार को मुखातिब करते हुए कहा। उनके जाने के बाद राजा दूसरे लोगों की तरफ मुतवज्जा हो गया। उनमें से वो शख्स जो हुलिये से जासूस मालूम होता था, उसको देखकर राजा बोला, कहो महावीर सिंह, क्या खबर लाए हो? जो शख्स हुलिये से जासूस मालूम होता था, इसकी उम्र 30 साल के आसपास थी।
वो राजा के मुखातिब करने पर सजदे में गिर गया और सजदे से उठने के बाद वो कॉर्निश बजा लाकर बोला, महाबली, अच्छी खबर नहीं है। मानिकपुर के राजा श्याम सिंह और उज्जैन के राजा धर्म सिंह ने गठजोड़ कर लिया और वो मिलकर इस रियासत पर हमला करने वाले हैं। खबर यह है कि वह सर्दियों तक धावा बोल देंगे। ये सुनकर राजा के चेहरे पर तशवीश के आसार नमूदार हुए और फिर वो बोला, उज्जैन और मानकपुर हमसे ज़्यादा ताकतवर रियासतें हैं। इस जंग में हम हार जाएंगे। हाँ महाबली, जो कि हुलिये से कोई वज़ीर आज़म मालूम होता था, बोला। महाबली, अगर युद्ध हुआ तो हम ज़्यादा से ज़्यादा 20 दिन तक टिक पाएंगे, क्योंकि किले में इतना राशन नहीं है। अगर राशन जमा भी कर लें तो 1 साल। यह सुनकर राजा मुस्कुराया और बोला, कोई परेशानी की बात नहीं। मेरे साथ मेरा साया है जो मेरी मदद करेगा। क्या मतलब? कुछ नहीं, अब तुम लोग जाओ मुझे आराम करने। यह सुनकर सभी कॉर्निश बजा लाकर उल्टे कदमों बाहर निकल गए। उनके जाने के बाद राजा ने सियाली बादा ओढ़ा। वह उस खुफिया तय खाने में आ गया जहां महावीर सिंह उस आने को लेकर आया था। महावीर सिंह वहीं मौजूद था और वो शीशा स्याह कपड़े में लिपटा हुआ था। वो महावीर सिंह को देखकर बोला, इस शीशे को लकड़ी में लगवा दो। अब हमारी परेशानियों के दिन दूर हो गए। जो आ गया महाबली, वह सर झुकाकर बोला। ऐसा करो, जाते वक्त विक्रम सिंह को भेज देना। यह सुनकर महावीर चौंका। वो तो इस वक्त अपनी गुफा में होगा। किले में आ चुका है वो। उसके जाने के बाद राजा उस तय खाने में अकेला था। अचानक उसने आईने से कपड़ा हटा दिया। जैसे ही कपड़ा हटा, एक अजीब सी भयानक आवाज़ गूंजी, जैसे बहुत सी औरतें एक साथ बहन कर रही हों। अचानक मशाल की रोशनी में एक साया सा दीवार पर लर्जा, जिसको देखकर राजा चौंक गया। उसके चेहरे पर एक अजीब तरह का खौफ नजर आने लगा। रात का वक्त था। कमरे में एक मध्यम सा बल्ब जल रहा था, जिसकी जर्द रोशनी दीवारों पर लंबे लंबे साए बना रही थी। शाम 4 बजे शुरू होने वाली बारिश रात के 12 बजे के बाद भी वक्फे वक्फे से जारी थी। खिड़की के शीशे पर बारिश की बूंदें टपक रही थीं। हर बूंद का अक्स आईने की सतह पर लरजता दिखाई दे रहा था। जैद बेड पर दोनों हाथों से अपना सर पकड़े हुए बैठा था। उसकी आंखों में खौफ और थकन थी। उसकी आंखों के सामने बार बार नायला और फराज शाह की लाशें आ जाती, जैसे वो कह रही हों कि तुम ही हमारे कातिल हो। जैद चौंक गया। वो खौफ से इधर उधर देखने लगा, फिर थक कर बेड पर चित होकर लेट गया। उसकी नजरें छत पर थीं और चलते हुए पंखे की आवाज़ जैसे वो अपनी रूह में उतरती हुई महसूस कर रहा था। अचानक आईने की सतह पर लर्जिश उभरी, जैसे पानी में कंकर फेंका गया हो। जैद चौंक कर उठ बैठा। उसने आईने की तरफ देखा तो वहां उसका अमजाद खड़ा था, जिसकी आंखों में सुर्खी और होंठों पर तंजिया मुस्कुराहट थी। उन दोनों को क्यों मारा? जैद के लहजे में हकारत दर आई। उसके लहजे की हकारत महसूस करके साय के लबों पर मुस्कुराहट आ गई। वो दोनों इसलिए मरे कि उन दोनों ने तुमको तंग किया, और ये तो आगाज था, ये तो कुर्बानी थी। मगर क्यों? इसलिए कि यह कभी खाली नहीं रह सकता। शीशा सदियों से खून मांगता है। हमजाद का लहजा पुरस्कार हो गया। मुझे ये सब नहीं चाहिए, अपनी दौलत वापस ले लो, जैद चिल्लाया। जवाब में हमजाद हंसा और बोला, जो दौलत तुमने हासिल की है उसकी कीमत तो चुकानी होगी। अब तुम चाहो या ना चाहो, तुमको फैसला करना होगा। कैसा फैसला? मेरे साथ सौदे का, इंसानी खून के सौदे का। साय का लहजा पुरस्कार हो गया। यह सुनना था कि जैद का दिल उछलकर हलक में आ गया। खौफ से उसके माथे पर पसीने की नन्ही नन्ही बूंदें चमकने लगी। उसका चेहरा जैसे सफ़ेद ही पड़ गया था। मुझे मुआफ़ कर दो, मैं नहीं कर सकता। यह सुनकर वो हंसा और बोला, है मेरे ठोस जिस्म, करना तो पड़ेगा, वरना मैं माइन को मार दूंगा। जैद के दिल की धड़कनें तेज हो गईं। उसको अपने इर्द गिर्द नादीदा जाल और तंग होता हुआ नजर आने लगा। वह साफ महसूस करने लगा कि वह पुलिस के साथ साथ अपनी रूह के हिसार में कैद हो चुका है। शाम का वक्त था। गुज़िश्ता रात की बारिश के बाद मौसम निहायत ही सुहाना और खुशगवार हो गया था। जैद उस्मानिया रेस्टोरेंट बालकनी के साथ कोने वाली कुर्सी पर बैठा था। बालकनी के बाहर से आती हुई खुशगवार हवा जैद के चेहरे को छू रही थी। जैद काफ़ी देर से बैठा माइन का इंतज़ार कर रहा था। वो कभी घड़ी की तरफ और कभी दरवाजे की तरफ देखता। इंतज़ार की घड़ियां तवील होती जा रही थीं। अचानक दरवाज़ा खुला और उसने माइन को अंदर आते हुए देखा। वो नीले रंग के लिबास में मलबूस थी, नीला शलवार कमीज, सफ़ेद दुपट्टा। माइन बहुत ज़्यादा खूबसूरत मालूम हो रही थी। उसके खुले हुए बाल शानों पर बिखरे हुए थे। वही स्टाइल, वही अदा, बस जैद देखता ही रह गया। थोड़ी ही देर के लिए सही, जैन को अपनी उलझने और खौफ एक तरफ होता हुआ महसूस हुआ। वह कुर्सी खींचकर मुस्कुराती हुई बैठ गई। सॉरी, थोड़ा लेट हो गई। उसका अंदाज माजरत ख्वाहाना था। कुछ इंतज़ार ऐसे होते हैं जो दिल को यह कहकर तसल्ली देते हैं कि जो आने वाला है वो बहुत कीमती है। जवाब में उसके चेहरे पर मुस्कुराहट दौड़ गई। तो अब आप शायरी भी करने लगे? आपको देखकर दिल अज खुद शायरी करने लगता है।
ये सुनकर वह मुस्कुरा गई। वाह जनाब, बातें अच्छी बना लेते हैं। जैद खामोश रहा। उसी लम्हे वेटर अंदर दाखिल हुआ। जैद ने ऑर्डर दिया। उसके जाने के बाद जैद बोला, मैं तुमसे निकाह करना चाहता हूँ माइन, तुमसे मोहब्बत करता हूँ बेपना। उसका लहजा जज्बाती हो गया। जवाब में वो मुस्कुराई और बोली, मुझे कोई एतराज़ नहीं। जो एक खसूसियत एक अच्छे शौहर की होनी चाहिए वो तुम्हारे पास है, बेपनाह दौलत, मुआशरे में एक वकार। मगर लोग तुम्हारे बारे में अजीब सी बातें कर रहे हैं। कैसी बातें? यही कि नायला की मौत में तुम्हारा हाथ है। क्या तुमको यकीन है? जैद मुस्कुराया। यकीन तो नहीं, लेकिन पूछना ज़रूरी है। आखिरकार हमें साथ जिंदगी गुजारनी है, माइन ने तवील सांस लेकर कहा। जवाब में वो मुस्कुरा दिया और बोला, माइन, अगर मैं मुजरिम होता तो अभी पुलिस की हिरासत में होता, और मैं तुमको कभी भी धोखा नहीं दूंगा। जवाब में माइन ने सर झुका लिया। गालिबन वो कुछ सोच रही थी। फिर उसने सर उठाया। तुम बहुत बदल गए हो। तुम वो नहीं रहे। पहले तुम डरे सहमे रहते थे, अब तुम्हारे पास पैसा आ गया है, खुद एतमादी आ गई है। तुम बता सकते हो ये पैसा कहाँ से आया? जवाब में जैद मुस्कुराया और बोला, बताया तो है कि मेरा बॉन्ड लगा है। मुझे यकीन नहीं आता, लेकिन तुम एक राज हो, और माइन को राज जानने में दिलचस्पी है। इतना कहकर वो उठी और तेज तेज कदमों से बाहर निकल गई। जैद साकित और जामद उसको जाते हुए देखता रहा। कॉफी के कप से उठता हुआ धुआं एक लकीर सा बनाता फिजा में गुम हो रहा था। जैद ने सोच लिया था कि अगर दौलत वापस जाती है तो जाए, मगर हमजाद के साथ सौदा नहीं करेगा, किसी बेगुनाह की मौत का सबब नहीं बनेगा। चुनाचे उसने हमजाद को मना करने का फैसला कर लिया था, लेकिन वो नहीं जानता था कि यह सौदा उसके लिए कितना खतरनाक साबित हो सकता है। माइन के जाने के थोड़ी ही देर के बाद मौसम ने फिर अपना चोला बदला। पल भर में बारिश का मौसम बन गया। रात हो चुकी थी। बारिश अपने भरपूर जोरों पर थी। जैद अपने कमरे में आईने के सामने बैठा था। खिड़की के बाहर से बारिश का शोर जैद के कानों से टकरा रहा था। वह मुसलसल माइन की बातों को, उसके हुस्न को याद कर रहा था। आईने में किसी भी तरह की कोई हलचल नहीं थी। जैद सोचों में मगन वो सोच रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए। साये की बात माननी चाहिए या फिर उसको मना कर देना चाहिए। उसकी बात मानकर क्या मैं अपने ज़मीर का मुजरिम नहीं बन जाऊंगा? लेकिन उसकी बात ना मानकर मुझे पुरसुकून नींद तो ज़रूर आएगी। यही सोचकर उसने उसकी बात ना मानने का फैसला कर लिया। अचानक कमरे में एलईडी बल्ब की रोशनी टिमटिमाई और आईने की सतह पर धुंध उभरी और वही साया नमूदार हुआ। क्या सोचा तुमने जैद? उसने मुस्कुरा कर कहा। सोचना क्या? जैद मुस्कुराया। मुझे तुम्हारा सौदा मंजूर नहीं। अपनी दौलत वापस ले लो। मैं नहीं चाहता मेरी वजह से कोई बेगुनाह मरे। हमजाद की मुस्कुराहट और गहरी हो गई। लगता है तुम्हें सबक देना ही होगा। कैसा सबक? जैद का दिल दहल उठा। सदफ को जानते हो? साये ने पुरस्कार अंदाज में कहा। क्या मतलब? वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है, उसका खून भी गर्म है, उसका हुस्न, वो जवानी। साया हंस कर बोला, तुम उसको कुछ नहीं करोगे? तो फिर मेरा सौदा कबूल करो। हर माह एक इंसान का खून। हरगिज नहीं, जैद चीख पड़ा। तो फिर इंतजार करो। हमजाद का कहका बुलंद हुआ। उसी लम्हे में घुप अंधेरा तारी हो गया। बारिश की वजह से बिजली चली गई थी। रात के 12 बज चुके थे। गुज़िश्ता शाम से होने वाली बारिश पूरी तरह से रुकी नहीं थी। हल्की हल्की बूंदें जारी थीं। गलियां बारिश के बाद भीग चुकी थीं। बाज़ गलियां तो जैसे नालों का मंजर पेश कर रही थीं। सदफ ड्रेसिंग गाउन में मलबूस अपने बेड पर लेटी थी। वो हमेशा ही रात देर तक जागने की आदत में मुब्तला थी। उसके हाथ में मोबाइल था जिसमें वो कोई मूवी देखने में लगी थी। कभी वो दाईं तरफ पहलू बदलती और कभी बाईं तरफ। चेहरे पर दिलचस्पी के भरपूर आसार थे। अचानक कमरे की खिड़की पर हवा का झोंका आया और पर्दा लरस गया। कमरे का बल्ब हल्का सा टिमटिमाया। सदफ को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके पास कोई है। वह चौंक कर उठ बैठी। किसी के होने का एहसास बहुत ही शदीद था। उसके हाथ से मोबाइल छूट गया और वह बेड से उठकर खड़ी हो गई। अचानक उसने कमरे की लाइटों को आप ही आप जलते बुझते देखा। उसी लम्हे उसकी नज़र ड्रेसिंग पर गई, जिसके आईने में एक साया उभर रहा था। वो फटी फटी आंखों से उभरते हुए अक्स को देख रही थी। वो अक्स जब उसके सामने जाहिर हुआ तो उसके अपने अक्स की जगह जैद का अक्स था। जैद अपनी लाल सुरख आंखों से उसकी तरफ देख रहा था। जैद, तुम? जैद मुस्कुराया। मेरी जान, जितना मीठा और लजीज तुम्हारा खून होगा उतना नायला का नहीं था। इतना कहकर वो अक्स आईने से बाहर आने लगा। सदफ के हलक से चीख निकल गई। अब जैद उसके सामने पूरे वजूद के साथ खड़ा था। सदफ भागने लगी। जैद ने उसको पीछे से पकड़ लिया और गाउन को पकड़कर खींचा तो पूरा गाउन फटकर जैद के हाथ में आ गया। अब वो नीम बरहना हालत में खड़ी थी। उसने दोनों हाथों से अपने जिस्म को छुपाने की कोशिश की, लेकिन कामयाब न हो सकी। यह नज़ारा देखकर जैद की आंखों में हवसनाक साए लहराने लगे। जैद ने बाएं हाथ से उसको धक्का दिया।
वो लड़खड़ाकर बेड पर जा गिरी। उसी लम्हे कमरे में अंधेरा हो गया। सदफ की एक दिल खराश चीख बुलंद हुई। दूसरी सुबह पुलिस और लोगों का एक हजूम सदफ के घर के पास जमा था। मोहल्ले वाले हैरत और खौफ से सरगोशियां कर रहे थे। सदफ की लाश बरहना हालत में पाई गई। किसी ने बड़ी ही बेदर्दी से उसका गला दबाकर मार दिया था। मरने से पहले उसके साथ ज्यादती भी की गई थी। पुलिस कमरे में शवाहिद इकट्ठे करने में मसरूफ थी। लाश बहुत ज़्यादा इबरतनाक अंदाज में पाई गई थी। लाश दरियाफ्त करने वाली सदफ की वालदा थी, जिसके मुताबिक वो जब सदफ को जगाने गई तो दरवाज़ा अंदर से बंद था। दरवाज़ा ना खुलने के सबब जब मुलाजिम की मदद से तोड़कर अंदर जाया गया तो सदफ की लाश बरहना हालत में पाई गई थी। उसकी माँ तो यह देखकर बेहोश हो गई थी कि जवान बेटी की लाश, वो भी बरहना हालत में। नौकर ने लाश को इस हालत में देखकर लाश पर चादर डाल दी। पुलिस बड़ी ही बारीकी से शवाहिद इकट्ठे करने में मसरूफ थी। डीएसपी इमरान अहमद अपनी टीम के हमरा जाए वारदात पर मौजूद था। फोरेंसिक टीमें वकुआ से शवाहिद इकट्ठा करने में मसरूफ थीं। एक फोरेंसिक ऑफिसर सदफ की गर्दन और नाखूनों से शवाहिद इकट्ठे करने में मसरूफ था। सर, मरहुमा के नाखूनों पर किसी के खून और गोश्त के सैंपल हैं और गर्दन पर उंगलियों के निशानात हैं। साफ मालूम होता है कि किसी ने गला घोंटा है, फोरेंसिक ऑफिसर ने संजीदगी से कहा। इतना सुनना था कि इमरान अहमद की आंखों का रंग सुर्ख हो गया। वह जो भी है उसको मैं छोड़ूंगा नहीं। उस मरदूद ने इस लड़की के साथ भी ज्यादती की है। हाँ सर, साथ खड़े हुए कांस्टेबल बोला। फिंगरप्रिंट रिपोर्ट और नाखूनों से मिले हुए सैंपल की रिपोर्ट कब तक मिल जाएगी? सर, 24 घंटों में, फोरेंसिक ऑफिसर ने कहा। खूब, इमरान अहमद ने मुस्कुराकर जवाब दिया। सर, मुझे तो लगता है कि यह खून जैद ने किया है, हवालदार बोला। तुम कैसे कह सकते हो? सर, एक तो मेरा दिल कहता है, दूसरी ये लड़की नायला मरहूम की दोस्तों में से थी, जिसके शुबा में मरहूम फराज ने जैद से पूछताछ की थी। पहली बात, कानून दिल की बात पर नहीं, ठोस सबूतों की बुनियाद पर चलता है। और दूसरी बात, अगर शवाहिद जैद के खिलाफ होंगे तो उसको ज़रूर गिरफ्तार किया जाएगा। इमरान अहमद संजीदगी से बोला। यूनिवर्सिटी में सदफ की मौत की खबर आग की तरह फैल चुकी थी। हर कोई माइन के ग्रुप की 2 लड़कियों की मौत पर चहमगोइयाँ कर रहा था। लोग यहाँ तक भी कह रहे थे कि अगला निशाना माइन ही होगी। माइन इन बातों को सुनकर एक अलग खौफ में मुब्तला हो चुकी थी और घर में जाकर बैठ गई थी। दूसरे ही दिन पुलिस को गले पर मौजूद उंगलियों के निशानात और फिंगरप्रिंट की रिपोर्ट मिल गई, जो कि जैद से मुमासलत रखती थी। डीएसपी इमरान अहमद ने जैद को उस वक्त गिरफ्तार किया जब वो यूनिवर्सिटी में माइन के साथ था। माइन की आंखों में उलझन और हैरत के आसार थे। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। विक्रम सिंह एक साधु था जिसकी उम्र 70 साल के आसपास थी। इस कदर बुढ़ापे के बावजूद भी वो निहायत ही ताकतवर और मजबूत था। उसने जिस्म पर सतरपोशी के लिए सिर्फ एक लंगोट पहन रखा था और बाकी पूरे जिस्म पर भभूत मल रखा था। सर के बाल जटाओं की शक्ल में उसके शानों पर बिखरे हुए थे और चेहरा दाढ़ी मूंछों से बेनियाज था। राजा बड़ी ही बेचैनी से किले के तहखाने में घूम रहा था। कुछ लम्हों के बाद उसने कदमों की आहट सुनी। आने वाला विक्रम सिंह था। विक्रम सिंह को देखकर राजा मुस्कुराया। मैं तुमको ही याद कर रहा था विक्रम सिंह। यह तो आपका प्रेम है हजूर, वरना मैं किस काबिल? विक्रम सिंह इनकसारी से बोला। वो शीशा मिल गया है विक्रम सिंह। यह सुनकर विक्रम सिंह के चेहरे पर चमक आ गई। महाबली, ये तो बहुत महान शीशा है, जिसके पास भी होगा उसका भाग्य बदल देगा। यह शीशा हमें समझ नहीं आया। महाबली, ऐ सूरज देवता के अवतार, ये शीशा तबरेज़ ने बनाया था। ये तबरेज़ कौन है? उस बूढ़े आमिल रोकूश का सरदार। रोकूश काले जादू का माहिर था, मगर तबरेज़ उसका उस्ताद। काले इल्म के 7 दर्जे होते हैं। सबसे आखिरी दर्जे पर पहुंचने वाला खंडोला बन जाता है। उसका जिस्म इतना ज्ञान सहन नहीं पाता, इसलिए वह पत्थर का बुत बनकर आधा ज़मीन में दफन हो जाता है। अच्छा, तो फिर तबरेज़ ज़मीन में दफन हो गया था? नहीं। विक्रम सिंह का लहजा पुरस्कार हो गया। उसने अपने आप को जिंदा दफन होने से बचाने के लिए अपने काले इल्म को एक शीशा में मुंतकिल कर दिया। तबरेज़ तो बच ना सका, मगर यह शीशा इच्छाओं से मारे इंसान को उनका साया दिखाएगा और वो उसकी हर इच्छा पूरी करेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरा साया मेरे वंश में होगा? हाँ, विक्रम सिंह ने मुस्कुराकर कहा। अचानक विक्रम की नज़र मशाल की रोशनी में दीवार पर लरजते हुए साए पर पड़ी। वह चौंक गया। उसके चेहरे पर तशवीश नजर आने लगी। दूसरे लम्हे वो बोला, महाबली, आपने इस शीशा में अपना चेहरा देखा था? हाँ। यह सुनकर वह चौंक गया। महाबली, आपने लकड़ी के चौखटे में लगवाने से पहले देखने की गलती कर दी। क्या मतलब? राजा चौंका। कुछ नहीं महाबली, अभी कुछ नहीं कह सकता। मुझे रात में चिल्ला करना होगा, तब मालूम होगा इसका क्या नतीजा हो सकता है। ओह, तुम आज ही चिल्ला शुरू कर दो। महाबली, ऐसे चिल्ले अमावस की रातों को शुरू किए जाते हैं।
अमावस की रात में 2 ही दिन बाकी हैं। मैं अपनी गुफा में जाकर यह चिल्ला काटूंगा, ठीक है। दूसरे दिन महाबली के हुक्म पर इस आईने को स्याह रंग की लकड़ी के चौखटे में जोड़कर एक खुफिया कमरे में रखवा दिया गया। वह कमरा अंधेरों में डूबा रहता। दीवारों पर लटकी हुई मशालें मध्यम रोशनी देती थीं। विक्रम सिंह अपनी गुफा की तरफ जा चुका था। जब तक विक्रम सिंह वापस नहीं आता, राजा ने सोचा क्यों ना वो आईने से बहुत सी बातें कर ले। राजा जब पहली बार आईने के सामने आया तो उसका अक्स उसके सामने था। वो उससे ज्यादा जवान, ताकतवर और शफ़ाक मालूम हो रहा था। साई के लबों पर एक मुस्कुराहट थी, ऐसी मुस्कुराहट जिसमें फातिहाना होने का एहसास नुमाया था। राजा भी हैरान, खौफ और पुरशोक नजरों से देख रहा था। ए राजा, इतनी हैरानी से देखता है, मैं तेरा साया हूं। यकीन नहीं आता कि मैं अपने ही साये से बात कर रहा हूं। यकीन कर, तू कोई सपना नहीं देख रहा। मैं तेरा हमजाद हूं और तेरा हर हुक्म मानूंगा, मगर हर तोहफे की एक कीमत होती है। मैं हर कीमत अदा करूंगा। बस मेरी ख्वाहिश दुनिया का सबसे ताकतवर राजा बनने की है। जवाब में हमजाद के लबों पर पुरस्कार सी मुस्कुराहट उभरी और वो बोला, हर तोहफे का मोल होता है, तू मोल चुकाता जा और तोहफे लेता जा। हाँ, मैं तैयार हूं। अचानक साया मुस्कुराया और उसकी तरफ देखने लगा। एक राज की बात बताता हूं तुझे। क्या? राजा की जुबान से निकला। तेरे अपने लोग तेरे साथ वफादार नहीं। क्या? कौन है वो? जवाब में हमजाद मुस्कुराया। हर तोहफे की एक कीमत होती है। हमजाद मुस्कुराया। कैसी कीमत? वक्त आने पर सब पता चल जाएगा, हमजाद ने मुस्कुराकर कहा। और फिर आने की सतह लर्जी और वहां कोई मौजूद ना था। किले की रातें अब पहली जैसी नहीं रही थीं। राजा हमजाद की मदद से ताकतवर होता चला जा रहा था। विक्रम सिंह ने जब ये बताया कि उसने चिल्ला काट कर उसकी गलती को ठीक कर दिया है तो वह बहुत खुश हुआ। राजा का ज्यादातर वक्त उस खुफिया कमरे के अंदर गुजरता। एक रोज उसके हमजाद ने उसे कहा, तेरे अपने मंत्री तेरे साथ वफादार नहीं, तेरा तख्त छीन लेने के तलबगार हैं। मैंने तुझसे वादा किया था कि तुझे ये बात बताऊंगा। कौन है वो गद्दार? राजा गुस्से से कांपने लगा। तेरा अपना सेनापति। वह साजिश रच चुका है तेरी मौत की। बस अब कुछ ही दिन में वो राजा और तू कैदी होगा। सारे लोग उसके वफादार हो चुके हैं। यह सुनकर राजा घबराने लगा। ऐ मेरे हमजाद, मेरी मदद कर। जवाब में हमजाद मुस्कुराया और कहने लगा, हर तोहफे की एक कीमत होती है। अगर तू सेनापति को ठिकाने लगाना चाहते है तो इसको इस आईने तक ले आ। इसके बाद मेरा कमाल देख। यह सुनकर राजा बहुत खुश हुआ और दूसरे दिन उसने सेनापति वीर सिंह को बुलवाया। सेनापति चूंकि गद्दार था इसलिए वो थोड़ा घबराया, मगर चूंकि साजिश अभी कामयाब नहीं हुई थी और चूंकि राजा को हुक्म था इसलिए उसे पूरा करना भी जरूरी था। ऐ सेनापति, जानते हो हमने तुम्हें क्यों बुलाया है? महाबली बेहतर जानते हैं, सेनापति ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मगर अंदर से उसका दिल धड़क रहा था। हम चाहते हैं कि हम तुम्हें सेनापति से महामंत्री बना दें। यह सुनकर वह बहुत खुश हुआ। वह तो समझ रहा था कि राजा को उसका राज मालूम हो गया। वह दिल ही दिल में खुश होता हुआ बोला, आभारी हूं महाबली का, चलो हमारे साथ। इतना कहकर राजा उठ खड़ा हुआ और फिर वो सिपा सालार को अपने खास कमरे में ले आया जिसमें वो आईना था। जैसे ही वो कमरे में दाखिल हुआ, राजा ने दरवाजा बंद कर दिया। सिपा सालार चौंक कर मुड़ा, मगर वहां कोई नहीं था। सिपा सालार भागकर दरवाजे की तरफ गया, लेकिन दरवाजा बंद था। अचानक उसकी नजर आईने पर पड़ी। सिपा सालार आईने की तरफ बढ़ा। उसने सुन रखा था कि राजा अपना ज्यादातर वक्त अपने खास कमरे में गुजारता है, मगर उसको ये मालूम नहीं था कि इस कमरे में एक आईना है जो कि पुरस्कार कुव्वतों का हामिल है, इंसान के अपने साए को दिखाता है। अचानक साए की सतह लर्जी और फिर वह चौंक गया। अचानक उसने आईने से किसी अक्स को उभरते हुए देखा। वो अक्स वाजे नहीं था, स्याह और काला अक्स उसको हौलाने के लिए काफी था। अचानक सिपा सालार ने एक आहट की आवाज सुनी। सिपा सालार ने मुड़कर देखा तो उसके पीछे राजा खड़ा था, जिसकी आंखें सुर्ख थीं। वो उसकी तरफ मुस्कुराती हुई नजरों से देख रहा था। महाबली, उसके मुंह से इतना ही निकल सका। फिर महाबली ने लपक कर उसकी गर्दन पकड़ ली और आईने की तरफ धक्का दिया। दूसरे ही लम्हे वो आईने के अंदर खिंचता ही चला गया। राजा, जो कि असल में हमजाद था, उसके मुंह से एक कह का बरामद हुआ। फिर वो भी सिपा सालार के साथ आईने में दाखिल हो गया। ऐन उसी वक्त दरवाजा खुला तो सिपा सालार का आधा जिस्म आईने में दाखिल हो चुका था। राजा समझ गया कि उसका काम हो चुका है। उसी पल आईने की सतह लरस कर सुर्ख हो गई। दिन गुजरते गए। किले की रातें अब पहले जैसी नहीं रही थीं। राजा का अब ज्यादा वक्त उस खुफिया कमरे में गुजरता। किसी को मालूम नहीं था कि राजा वहां क्या करता है। लोगों में एक अजीब सा खौफ था। इस कमरे में अजीबोगरीब किस्म की आवाजें भी लोगों ने सुनी थी। कोई ये कहता कि राजा काली माँ का परिस्तार बन चुका है और रातों को काली की पूजा किया करता है। हर गुजरते दिन के साथ राजा का चेहरा और स्याह पड़ने लगा। उसकी आंखों के गिर्द स्याह हल्के और आंखें सुर्ख रहने लगी। जो उसके खिलाफ सर उठाने की कोशिश करता पुरस्कार तरीके से मारा जाता।
दूसरी तरफ रियासत के मासूम लोगों की भी लाशें मिलना शुरू हो गई थीं, जिनके जिस्मों से हैरत अंगेज तौर पर खून गायब होता। लोगों में खौफ व हरास फैलना शुरू हो गया। लोग जब फरियाद लेकर दरबार जाते तो उनकी दाद रसी न होती, उल्टा उसी को कैद कर लिया जाता। एक एक करके लोग खौफजदा होकर रियासत को छोड़कर जाने लगे। रियासत के अंदर भी बादशाह के खिलाफ जैसे बगावत सी जन्म लेने लगी, लेकिन उसको इसकी कोई परवाह ही ना थी। जब तक उसका हमजाद उसके साथ था, उसको कोई परेशानी नहीं थी। लोग राजा के जुल्म सितम से डरने लगे। जो भी आवाज़ उठाता या तो मारा जाता या फिर गायब हो जाता। कहते हैं कि कुदरत की लाठी बेआवाज़ है, जालिम कभी भी तरक्की नहीं करता, फलाह नहीं पाता। ऐसा ही कुछ राजा के साथ भी हुआ। राजकुमारी किरण राजा की इकलौती बेटी थी। 16 साल की उम्र में वह बहुत ही प्यारी और मासूम सी लड़की थी, जो कि शाही महल की सबसे खूबसूरत और राजा की तमाम औलादों में राजा को बहुत ज़्यादा अजीज थी। रात को अचानक उसकी आंख खुली। उसको ऐसा लगा कि जैसे किसी ने उसको आवाज़ दी हो। वो घबरा कर उठ बैठी। साफ महसूस हुआ था कि आवाज़ देने वाला राजा है, जो कि उसका अपना बाप है। वो आहिस्ता से चलती चलती कमरे से बाहर निकल आई। राजकुमारी की ख्वाबगाह की पहरेदारी करने वाले ख्वाजा सरा मुहाफिज न जाने कहाँ थे। ऐसा कभी नहीं हुआ था उसके मुहाफिज यूं गायब हो जाएं। बहरहाल वो पैर में जूती डाले आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ती जा रही थी। वो आवाज़ अब भी गूंज रही थी। उसके बाबा उसको बुला रहे थे। अचानक उसको ऐसा महसूस हुआ कि इस आवाज़ में दर्द भरा हो। वो बेचैन हो गई। उसके पैर अपने आप उसी खुफिया कमरे के सिमत चले जा रहे थे। कुछ ही देर में वो उसी खुफिया कमरे के पास पहुंच गई। उसने दरवाजे को धक्का दिया तो दरवाज़ा अंदर की जानिब खुलता चला गया। राजकुमारी अंदर दाखिल हो गई। जो देखा वो होश उड़ा देने के लिए काफ़ी था। राजा आईने के सामने बैठा था। आईने से उसका अक्स नजर आ रहा था। राजा अपने अक्स से बातें कर रहा था। फिजा में एक अजीब सी बू फैली हुई थी। अचानक राजा चौंका और फिर उसने पलट कर देखा। किरण? उसके लहजे में हैरत दर आई। इसको मैंने बुलाया है। हमजाद की आवाज़ राजा के कानों से टकराई। क्यों? राजा की आंखों में इस्तजाब दर आया। ए राजा, तू ये मत भूल कि हर तोहफे की एक कीमत होती है और वो कोई भी हो सकती है। क्या मतलब? राजा घबराया। मतलब ये कि अब की बार जो कीमत तू अदा करेगा वो तेरी बेटी है। इतना सुनना था कि राजा चिल्लाया और वो आईने के सिमत भागा, मगर उसके कदम जैसे ज़मीन पर जमकर रह गए। उसने आगे बढ़ने की कोशिश की, मगर उसके कदमों ने जैसे उसका साथ देने से इनकार कर दिया। वो बेबसी की तस्वीर बना राजकुमारी को आगे बढ़ता हुआ देख रहा था। पिताजी, ये सब क्या है? वो आईने की तरफ बढ़ते हुए अपने बाप की तरफ आ गई। बेटी, वो कह नहीं चाहता था, मगर ये अल्फाज वो अपने मुंह से निकाल नहीं पाया। उसका चेहरा बेबसी और हसरत की तस्वीर बनकर रह गया। पिताजी, कुछ बोलिए तो, ये सब क्या है? वो कभी आईने की तरफ देखती और कभी अपने बाप की तरफ। अचानक आईने की सतह लर्जी और फिर राजा का अक्स आईने में नजर आने लगा। बेटी, मेरी आत्मा इस आईने में कैद है, तुम ही मुझे निकाल सकती हो। हमजाद ने एक दर्द भरी सदा लगाई। राजकुमारी के कदम आज खुद आईने की तरफ उठने लगे। राजा बेबसी की तस्वीर बना हुआ अपनी बेटी को मौत की तरफ जाते हुए देख रहा था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। एक जालिम खुद पर जुल्म होता देखकर बेबसी की तस्वीर बना हुआ था। वो चिल्ला चिल्ला कर राजकुमारी को मना करना चाहता था, मगर उसकी जुबान जैसे बंद हो गई। राजकुमारी आहिस्ता आहिस्ता आईने की तरफ बढ़ती ही जा रही थी कि अचानक एक अजीब सी आवाज़ हुई, जैसे कमरे का दरवाज़ा चिरचिराया हो। फिर राजा ने जो कुछ देखा उसके होश उड़ा देने के लिए काफ़ी था। गुज़िश्ता रात की बारिश के बाद शहर की गलियां जैसे तालाबों और नालों का मंजर पेश कर रही थीं। पुलिस ने जैद को यूनिवर्सिटी से गिरफ्तार करके थाने में मुंतकिल कर दिया था। लॉकअप में डालकर जैसे जैद को भूल ही गए थे। काफ़ी देर गुजर चुकी थी। न खाने का पूछा जा रहा था और न ही पानी का। रात के वक्त उसको दाल और चावल दिए गए जो निहायत बेजायका थे। बहरहाल भूख होने की वजह से जहर मार करना ही पड़ा। खाने के बाद उसको इंटेरोगेशन रूम में ले जाया गया। छत पर लटके हुए जर्द बल्ब की मध्यम रोशनी में कमरा नीम तारीकी का मंजर पेश कर रहा था। कमरे की छत पर लटका पंखा सुस्त रफ्तारी से घूम रहा था। जैद कुर्सी पर बैठा हुआ था। उसके हाथों में हथकड़ियां थीं और चेहरा पसीने में डूबा हुआ था। डीएसपी उसको खा जाने वाली नज़रों से घूर रहा था। सीधी तरह से उगल दो कि तुमने दोनों को क्यों मारा, वरना पुलिस की मार तुमने सुनी है, देखी नहीं है। सर, मैं बेगुनाह हूं, जैद ने धड़कते हुए दिल से जवाब दिया। उसकी बात सुनकर एक दूसरा इंस्पेक्टर जो साथ ही खड़ा था वो मुस्कुराया और डीएसपी को मुखातिब किया। सर जी, इसको ड्राइंग रूम की हवा खिलाते हैं, खुद ब खुद ही शायरी करना शुरू कर देगा। ठीक कहते हो तुम इंस्पेक्टर, ये प्यार की जुबान समझने वाले मुजरिमों में से नहीं। मैं मुजरिम नहीं हूँ, जैद ने लरजती हुई आवाज़ में कहा। मुझे किसी ने फंसाया है। बच्चों, तुमने 3rd डिग्री का नाम सुना है।
जब थर्ड डिग्री बर्दाश्त करोगे तो खुद ही फरफर बोलोगे। इमरान अहमद ने मुस्कुराकर कहा। सर, अगर मैं सच बोलूं तो आप यकीन करेंगे। क्यों नहीं, सच में तो बहुत ताकत होती है। फिर मैं बेगुनाह हूं, मुझे मेरे हमजाद ने फंसाया है। इतना सुनना था कि इमरान अहमद ने उसको ऐसे देखा कि जैसे कि वो पागल हो। उसी लम्हे जैद की नज़र छत पर गई और फिर वह चौंक गया। थाने में एक अजीब सी आवाज़ गूंजी जिसको सुनकर सारे ही चौंक गए। ये कैसी आवाज़ है? एक इंस्पेक्टर ने चौंक कर पूछा। पता नहीं, दूसरा बोला। मेरा ख्याल है ये आवाज़ बाहर से आई है, डीएसपी ने संजीदगी से कहा। हम बाहर देख आते हैं। इतना कहकर वो दोनों इंस्पेक्टर कमरे से बाहर जाने लगे। उनके जाने के बाद डीएसपी ने संजीदगी से जैद की तरफ देखा। देखो, मैं तुमको आखिरी दफ़ा कह रहा हूँ, हमें सख्ती करने पर मजबूर मत करो। पुलिस वैसे भी बदनाम है थर्ड डिग्री के लिए। मैं बेगुनाह हूँ ऑफिसर, मैं बार बार कह रहा हूँ, मुझे फंसाया जा रहा है। ये सुनकर डीएसपी गुस्से में आ गया और अपना हाथ जोर से मेज़ पर मारकर बोला। बेगुनाह के बच्चे, तुम्हारे खिलाफ नाकाबिले तरदीद सबूत मौजूद हैं। मकतूला के नाखूनों से तुम्हारा डीएनए मिला है, इसलिए सीधी तरह से जुर्म का इकरार कर लो। मैं तुमको आधे घंटे की मोहलत देता हूँ, उसने ठोस और करख्त लहजे में कहा। यह सुनकर जैद के चेहरे पर खौफ नमूदार हुआ। उसने कुछ कहना चाहा, लेकिन डीएसपी कमरे से बाहर जा चुका था। जैद का चेहरा खौफ से पीला पड़ चुका था। कुछ ही देर गुजरी होगी कि अचानक जैद के कानों में एक आवाज़ गूंजी जो कि सर्द और सफाकी से भरपूर थी। देख लिया, ये दुनिया कभी तेरा भरोसा नहीं करेगी। यह सुनकर जैद चौंक गया, क्योंकि वो आवाज़ हमजाद की थी। तुम कहाँ हो? मैं तुम्हारे पास हूँ, लेकिन इस वक्त तुम्हारी नज़रों से ओझल हूँ। जैद ने कोई जवाब नहीं दिया। वो हमजाद की कुव्वतों से अच्छी तरह वाकिफ था। वो परेशान था। मुझे इस मुल्क के कानून पर पूरा भरोसा है, जैद ने ठोस लहजे में कहा। मैं तुम्हारी बात मानकर किसी बेगुनाह के खून से हाथ नहीं रंगूंगा। जवाब में उसने अपने जिस्म लतीफ़ का एक तंजिया कहकहा सुना। आधा घंटा गुजरने के बाद जब डीएसपी वापस आया तो उसने जैद से पूछा, क्या सोचा, गुनाहों का एतराफ़ करते हो या हमें सख्ती पर मजबूर करते हो? जवाब में जैद ने इतना ही कहा कि मैं बेगुनाह हूँ। तो इसका मतलब यह हुआ कि तुम थर्ड डिग्री के बगैर नहीं मानोगे? इमरान अहमद ने संजीदगी से कहा। आप मुझ पर जितना भी तशद्दुद कर लें, मगर मेरा यही बयान होगा। उसने सर हिलाया और फिर बोला, मुझे अफसोस है कि मुझे तुम्हारी ज़ुबान खुलवाने के लिए ऐसा रवैया इख्तियार करना पड़ेगा। इसके बाद मुझे उम्मीद है कि तुम फर बोलोगे। लहजा निहायत ही खौफनाक था। इतना कहकर वो दोबारा चला गया। 5 मिनट के बाद 2 हवालदार उसके सामने मलकुल मौत की तरह नाजिल हुए और उसको लेकर एक दूसरे कमरे में चले आए, जो कि पुलिस का थर्ड डिग्री देने का रूम था। दोनों जल्लादों की तरह जैद को घूर रहे थे। अचानक एक हवालदार बोला, उल्लू के पट्टे, अपने जुर्म का सीधी तरह से इकरार कर, वरना यह डंडा। वह अपना जुमला अधूरा छोड़कर जैद को खौफनाक निगाहों से घूरने लगा। बाप की गाली सुनकर जैद को उस हवलदार को गुस्से से देखना अजाब बन गया। एक भरपूर किस्म का थप्पड़ उसके चेहरे पर पड़ा। इसके बाद ठुड्डों और लातों से जैद को नवाजा गया। जैद की चीखें सुनने वाला कोई नहीं था। 2 हवलदारों के हाथ पैर उस वक्त रुके जब वो नीम बेहोश होकर गिर पड़ा। फिर हमजाद की हंसी सुनने वाला भी कोई ना था। राजा ने जो कुछ देखा वो उसके होश उड़ा देने के लिए काफ़ी था। राजकुमारी का हाथ उसके अक्स ने पकड़ा हुआ था और राजकुमारी आहिस्ता आहिस्ता आईने की ओर नज़दीक होती जा रही थी। उसके चेहरे पर कुछ ऐसे तासुरात थे जो कि अकीदतमंद पुजारी अपने देवता के सामने करते हैं। वह चीख कर आगे बढ़ना चाहता था, मगर जैसे उसके कदम ज़मीन से चिपक कर रह गए। उसी लम्हे कमरे का दरवाज़ा खुला। अंदर आने वाला विक्रम साधु था। उसके हाथ में एक कुल्हाड़ा था। वो आहिस्ता से उसके पीछे आकर खड़ा हो गया। अचानक राजकुमारी की चीख बुलंद हुई और वो उस आईने में दाखिल हो गई। वो आधी उसके अंदर थी और आधी बाहर। उसी लम्हे विक्रम साधु ने कुल्हाड़े का वार राजा की कमर पर किया। राजा तेवरा कर नीचे गिर पड़ा। दूसरों पर जुल्म करने वाला आज खुद इस जुल्म का शिकार हो चुका था। राजकुमारी अब गायब हो चुकी थी। विक्रम साधु ने खून आलूद कुल्हाड़ी वहीं छोड़ी और सीधा आईने की तरफ पहुंचा। आईने में अब उसका अपना अक्स नजर आ रहा था। अचानक वो अक्स मुस्कुराया और कहने लगा, हर तोहफे की एक कीमत होती है, तू कीमत अदा करेगा? हाँ, आज खुद उसके मुंह से निकला। फिर ले जाए सायने को, तेरा साया तेरी मदद करेगा, साये के मुंह से निकला। यह सुनकर विक्रम साधु मुस्कुराने लगा और बड़े ही वालिहाना अंदाज में वो सायने से लिपट गया। रात की हवा गर्म और साकित थी। चांद तहदार बादलों के पीछे छुपा था। विक्रम साधु महल के चोर दरवाजे से इस सायने को लेकर निकला था। उसका रुख अपने ठिकाने की तरफ था। जंगल की हरियाली के पीछे एक पुराना किला खामोशी से खड़ा ऐसा लग रहा था जैसे सदियों की थकन से चूर हो चुका हो। विक्रम इस आईने को लेकर आ गया था, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सी ख्वाहिश पैदा हो चुकी थी। ये ख्वाहिश बड़ी अनहोनी थी और अलग थी।
वह हमजाद से फ़ायदा नहीं उठाना चाहता था, बल्कि वो कुछ और चाहता था। किले में पहुंचकर विक्रम आईने को लेकर एक बड़े से हॉल कमरे में दाखिल हुआ। हॉल की वस्त में एक साफ सी जगह पर उसने आईने को खड़ा कर दिया और इस पर काला कपड़ा डाल दिया। अब वो दायरे में चक्कर काटने लगा। पहले चक्कर पर वह रुका और अपने बाजू की रग काट कर खून निकाल लिया। खून के निकलते ही वो जगह रंगीन हो गई। ऐ शैतान आज़म, मुझे शक्ति दे। इतना कहकर उसने अपने खून से हिसार को मुकम्मल किया और इस हिसार के अंदर दाखिल हो गया। जैसे ही वो हिसार में दाखिल हुआ, वो आईना एक लम्हे के लिए लरज उठा और फिर साकित हो गया। विक्रम साधु बगौर इसको देखने लगा। ऐ तबरेज़ के आईने, तेरे अंदर तबरेज़ का सारा जादू मौजूद है। तेरे ही जादू की बदौलत लोगों का हमजाद उनके जिस्म से अलग हो जाता है। मुझे ये जादू लोगों के हमजाद को अलग करने वाली कुव्वत चाहिए। इतना कहकर वह रुका और अपने झोले से एक किताब निकाली। किताब काफ़ी कदीम और सालखुर्दा थी। यूं लगता था ये किताब हिंदू दौर के इब्तदाई अदवार की किताब थी। इसकी जिल्द भी काफ़ी सालखुर्दा थी। वो किताब लेकर इस आईने के पास आ गया। जैसे ही उसने आईने के ऊपर से स्याह रंग का कपड़ा हटाया, उसी लम्हे तेज़ हवाओं के झक्कड़ चलने लगे। आईने से एक तेज़ किस्म की रोशनी बरामद हुई। साथ ही विक्रम साधु हवा में उड़ता हुआ छत से टकराया। फिर वह फिजा में किसी पतंग की तरह डोलने लगा, कभी दाएं तरफ दीवार से टकराता और कभी बाएं तरफ वाली दीवार से। वो बहुत ज़्यादा जख्मी हो चुका था। उसके चिल्लाने की आवाज़ें आसमान से बातें कर रही थी। बिलाखिर जब वो फर्श पर गिरा तो मर चुका था। उसी लम्हे आईने में उसका साया नमूदार हुआ, जो कि करब अंगेज कैफियत से दो चार था। वह तरहम आमेज निगाहों से विक्रम साधु की तरफ देखता रहा और फिर गायब हो गया। विक्रम की लाश जंगल में मिली थी, वो भी इस हालत में कि चेहरा जख्मों से चूर था। उसके चेहरे पर वही खालीपन और हद दर्जा वहशत तारी थी। अब उसका कोई और शिकार था जो उसके फरेब में आता। इसके बाद वो आईना पुरस्रार अंदाज में मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ लोगों से होता हुआ बिलाखिर जदीद दौर में जैद तक पहुंचा था। और अब जैद इसकी पुरस्रारियत का शिकार था। जर्द बल्ब की रोशनी में जैद के चेहरे पर मौजूद नील और सोजन के निशानात साफ नजर आ रहे थे। वह दोनों हवालदार उसको बुरी तरह से जदोकोब करने के बाद नीम बेहोशी की हालत में लॉकअप में डाल गए थे। जैद को नीम बेहोशी की हालत में काफ़ी देर हो चुकी थी। अचानक उसने कदमों की आहट सुनी। नीम बा आंखें खोलनी तो एक हवालदार लॉकअप में पानी लिए खड़ा था। ले, पानी पी ले। ये सुनकर उसने मुंह खोला और हवालदार ने पानी का गिलास उसके होंठों से लगा दिया। तेरी मुलाकात आई है। यह सुनकर जैद चौंक गया। उसके ज़हन में पहला ख्याल अपने माँ बाप का ही आया, लेकिन बहन तो बोर्डिंग स्कूल में थी, माँ बाप हज पर, फिर कौन हो सकता है। उसके ज़हन में बिलाल का भी ख्याल आया, लेकिन बिलाल तो दूसरे शहर में था, तो फिर कौन हो सकता है। वो ज़्यादा सोच ना सका, क्योंकि आने वाली माइन थी, वही माइन जिसने उसने मोहब्बत की थी। माइन का वही अंदाज था, वही अदा थी। वो ऊंची एड़ियों वाली सैंडल पहने खटखट करती उसके सामने आकर खड़ी हो गई। उसके चेहरे पर सख्ती थी। माइन को देखकर उसको बहुत खुशी हुई। उसने साबित कर दिया था कि माइन भी उससे मोहब्बत करती है। कैसी हो माइन? ठीक हूँ, जवाब सर्द लहजे में दिया गया। मुझे यकीन था माइन कि तुम ज़रूर आओगी, क्योंकि मैं बेकसूर हूँ। यह सुनकर माइन के लबों पर तंजिया मुस्कुराहट उभर आई। बेकसूर और तुम? लहजा सर्द और नफरत से भरा हुआ था, जिसको महसूस करके जैद सन्नाटे में आ गया। हाँ, मैं बेकसूर हूँ। बेकसूर लोग जेल नहीं जाया करते, मैं सच कह रहा हूँ। यह सुनकर माइन के चेहरे पर गुस्सा धर आया। तुमने मेरी दोनों सहेलियों की आबरू लूटी, क्योंकि उन्होंने तुमको पार्टी में बेइज्जत किया था। यह गलत है। क्या गलत है? उसके जिस्म से पाए जाने वाले डीएनए पर तुम्हारी उंगलियों के निशानात भी गलत हैं। जैद खामोश रहा। वो क्या बताता कि उसकी उंगलियों के निशानात कैसे आए थे। माइन ने उसकी खामोशी को इकरारे जुर्म समझा था। तुम्हारी खामोशी साबित कर रही है तुम झूठे हो। तुम्हारे बारे में पहले जो मेरा तासुर था वो ठीक था। तुम एक लफंगे और जाहिल किस्म के इंसान हो, जिसने ना जाने चोरियां करके इतनी दौलत कमा ली। जैद गुंग होकर रह गया। उसकी आंखों से नमकीन पानी टपक गया। नफरत करती हूँ तुमसे, डूबकर मर जाओ किसी गंदे नाले में। इतना कहकर वो पैर पटकती हुई वहां से चली गई। उसके जाने के बाद लॉकअप में खामोशी थी। जैद ठंडे फर्श पर लेटा था। अब उसे ना किसी चोट का एहसास था, ना ही किसी दर्द का। बस एक ही दर्द का कि माइन ने उसको एक बार फिर ठोकर मार दी थी। शायद पैसे से हर चीज़ नहीं खरीदी जा सकती। देख, तुझे सब छोड़ गए, मगर मैं तेरे साथ हूँ। हमजाद की आवाज़ उसके कानों से टकराई। मेरा पीछा छोड़ दो, जैद कराह कर बोला। देख, एक औरत ने तुझे ठोकर मारी। याद रख, ठुकराए जाने का दर्द सबसे बड़ा होता है। इतना सुनना था कि जैद की आंखों से आंसू रवां हो गए। हाँ, मुझे बदला चाहिए। मैं चाहता हूँ कि माइन को अपने कदमों में झुका हुआ देखूँ। ज़रूर, मगर याद रखो, हर तोहफे की एक कीमत होती है। वो कीमत लोगों का खून है। मुझे मंजूर है। यह सुनकर हमजाद ने कहका लगाया।
अब तू देख तेरी किस्मत कैसे पलटती है, सब तेरे गुलाम होंगे। मुझे यहां से बाहर निकालो। सब हो जाएगा, तू बेफिक्र रह। इतना कहकर हमजाद की आवाज़ मादूम हो गई। जैद को अंदाजा ही नहीं था कि उसने मुआहदा करके खुद को किस मुसीबत में फंसा लिया है। तीसरे दिन पुलिस ने जैद को अदालत में पेश किया ताकि उसको सज़ा दिलवाई जा सके। अदालत में जो चालान पेश किया गया था उसके मुताबिक जैद ने सदफ और नायला को जिनसी तशद्दुद का निशाना बनाया और इसके बाद मार दिया। कमरा अदालत खचाखच भरा हुआ था। रिपोर्टर, वकील, आम लोग सभी यही सुनना चाहते थे कि जैद को क्या सज़ा मिलेगी। अदालत ने जैद को एक वकील भी मुहैया किया था। बिलाल भी अदालत में मौजूद था, लेकिन माइन अदालत में नहीं थी। ये बात जैद के लिए नहायत सदमा देने वाली थी। साथ ही उसको बेहद गुस्सा भी आने लगा। जैद को इस बात का इत्मीनान था कि हमजाद से मुआहदा होने के बाद उसको सज़ा नहीं हो सकती, इसलिए उसका चेहरा बहुत ही पुरसुकून था। पब्लिक प्रोसिक्यूटर नहायत ही इत्मीनान और सुकून से खड़ा था। वो जानता था कि उसका केस बहुत मजबूत है। जनाबे वाला, ये जो शख्स आपके सामने मासूम बनकर खड़ा है वो बेगुनाह लड़कियों की इज्जत और जान का दुश्मन है। मुझे ऑब्जेक्शन। जैद के वकील ने उठकर एतराज़ किया। यह सुनकर पब्लिक प्रोसिक्यूटर खामोश हो गया और वकील की तरफ मुड़कर बोला, मेरे फाजिल दोस्त, आपको किस चीज़ का एतराज़ है? वकील सफाई जज की तरफ मुड़कर बोला, माय लॉर्ड, जैद अभी मुलजिम है, मुजरिम नहीं है, इसलिए आप इसको मुजरिम नहीं ठहरा सकते। जनाब, पुलिस के पास सारे ठोस सबूत मौजूद हैं जिसकी बुनियाद पर इसको गिरफ्तार किया गया है। कहाँ है वो सबूत? वकील सफाई मुस्कुराया। जवाब में पब्लिक प्रोसिक्यूटर मुस्कुराया और कहने लगा, जनाबे वाला, पुलिस को मकतूला सदफ के जिस्म से जो डीएनए मिला उनकी फॉरेंसिक करवाई गई। उसका डीएनए जैद से मिलता है। जनाब, ये रही इसकी रिपोर्ट। उसने एक रिपोर्ट अदालत के क्लर्क को दी जो कि उसने जज के हवाले की थी। वकील का इतना ही कहना था कि पूरी अदालत में सनसनी छा गई। सारे ही लोग जैद को नफरत भरी निगाहों से देखने लगे, जिनमें सदफ और नायला के वालिदैन भी थे। फिर वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर दोबारा से बोला, जनाब, इस रिपोर्ट के बाद ये बात आईने की तरह साफ हो जाती है कि जैद ने सदफ और नायला को अपनी हवस का निशाना बनाया और फिर जान से मार दिया। ऐसे मुजरिम को छोड़ना कानून का मजाक उड़ाने के मुतरादिफ है। जैद ने देखा उसके वकील के होंठों पर तंजिया मुस्कुराहट खेल रही थी। पब्लिक प्रोसिक्यूटर के बयान पूरा होने के बाद जैद का वकील उठा और पूरी अदालत पर तायनाना नज़र डालते हुए कहा, जनाब, ये रिपोर्ट सच पर मबनी नहीं है। यह सुनना था कि पूरी अदालत में सनसनी छा गई। लोग एक दूसरे को हैरत भरी नज़रों से देखने लगे। जनाब, मेरे फाजिल दोस्त झूठ बोल रहे हैं। यह सुनकर जैद का वकील मुस्कुराया और कहने लगा, जनाबे वाला, पुलिस पर बहुत दबाव नायला और सदफ का केस हल करने के लिए था। हस्बे साबिक इन्होंने किसी बेगुनाह को फंसाकर झूठे शवाहिद बना लिए। आपके पास कोई सबूत है? पब्लिक प्रोसिक्यूटर चिल्लाकर बोला, जनाब, मैं इजाज़त चाहूँगा कि नायला और सदफ का पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर को बुलाया जाए। अदालत ने इजाज़त दे दी। थोड़ी देर के बाद सरकारी अस्पताल का डॉक्टर जिसने सदफ का पोस्टमार्टम किया था वो आकर खड़ा हो गया। आपका नाम? जैद के वकील ने पूछा। डॉक्टर इबरार। कब से प्रैक्टिस कर रहे हैं? 10 साल हो गए। उसी लम्हे जैद ने अपने साये को डॉक्टर के पीछे नमूदार होते देखा। डॉक्टर साहब, ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो अदालत में जमा करवाई गई है, क्या वो ठीक है? डॉक्टर ने चंद लम्हे तक इधर उधर देखा और फिर डीएसपी की तरफ देखा और बोला, जनाब, डीएसपी ने मुझे धमकाया था कि अगर मैंने झूठी रिपोर्ट नहीं बनाई तो वो मुझे झूठे केस में अंदर कर देंगे। असल रिपोर्ट मेरे पास है। इतना कहकर उसने असल रिपोर्ट जज के हवाले कर दी। इतना सुनना था कि पूरी अदालत में सन्नाटा छा गया। पब्लिक प्रोसिक्यूटर के माथे पर पसीने के कतरे चमकने लगे, जबकि डीएसपी इमरान अहमद खड़ा हो गया। डॉक्टर साहब झूठ बोल रहे हैं, वकील साहब ने इनको खरीद लिया है। जज कुछ कहना ही चाहता था कि जैद का वकील उठ खड़ा हुआ। जनाब, बगैर शवाहिद के किसी पर इल्ज़ाम लगाना खिलाफ कानून है। वकील ने एक ही पेशी में जैद को बेगुनाह साबित कर दिया। अदालत से बाहर आते ही जैद यही सोच रहा था कि उसको हमजाद की कीमत भी चुकानी है। रात गहरी हो चुकी थी। चारों तरफ गहरा सन्नाटा था। शहर की सड़कें सुनसान थीं। माइन एक नाइट पार्टी से लौट रही थी। उसकी कार सड़क पर बर्क रफ्तारी से भागी जा रही थी। उसके जिस्म पर इंतहाई महंगा और बेशकीमत सूट था। बाजू में ब्रांडेड घड़ी, परस, हर चीज़ गोया इम्पोर्टेड थी। वो बड़ी खुश थी। जैद की रिहाई के बावजूद भी उसको जैद से कोई दिलचस्पी नहीं थी। इस बात को 6 माह हो चुके थे। बल्कि उसको एक और पैसे वाला जीवन साथी मिल गया जो कि जैद से भी ज़्यादा अमीर कबीर था। आज बाकिर से पार्टी में पहली मुलाकात थी। उसकी याकूती होंठों पर मुस्कुराहट खेल रही थी। मैं कितनी खुशकिस्मत हूँ जो कि बाकिर जैसा इंसान मेरी ज़िंदगी में आया, वरना जैद जैसे इंसान के साथ तो मेरी ज़िंदगी बर्बाद ही होनी थी। वह मुस्कुरा रही थी। कार ने चलते चलते अचानक ही झटका खाया और फिर वह सड़क पर रुक गई। कार को अचानक यूँ रुकते हुए देखकर वो घबरा गई। सड़क चारों तरफ सुनसान थी। उसने कार को स्टार्ट करने की कोशिश की मगर वह झटके लेकर रह गई।
उसने झुल्लाकर स्टीयरिंग पर हाथ मारा। इसको भी इस वक्त खराब होना था। इतना कहकर वो कार से बाहर निकल आई। कार से बाहर निकलकर उसने इधर उधर देखा तो वहां कोई नहीं था। चारों तरफ गहरा सन्नाटा था। वक्फे वक्फे से कुत्तों के भौंकने की आवाज़ गूंजती और फिर सन्नाटा छा जाता। उसने कार का बोनेट उठाया और झुक पड़ी। थोड़ी देर तक मगजमारी करने के बाद उसको कुछ समझ नहीं आया। रात के अंधेरे में उसको डर भी लग रहा था। सड़क पर मौजूद स्ट्रीट लाइट्स भी पूरी तरह से रोशन नहीं थीं। माइन शदीद किस्म का खौफ महसूस कर रही थी। माइन ने सोचा कि किसी से लिफ्ट लेकर घर पहुंचा जाए। अचानक उसने कार की तेज रोशनी अपनी तरफ आती हुई देखी। कार की रोशनी लम्हा बलम्हा उसके नज़दीक आती जा रही थी। वो कार उसके सामने पहुंचकर रुक गई। माइन की आंखों से खौफ जाहिर होने लगा। उसका दिल चाहा कि वो पलटे और फिर भाग जाए। कार का दरवाज़ा खुला और कार से बाहर आने वाले शख्स को देखकर वह चौंक गई। वो कोई और नहीं, जैद था। जैद, तुम? हाँ मैं। खैरियत? तुम यहाँ इस सन्नाटे में? कार खराब हो गई, वो मुंह बनाकर बोली। जैद ने उसके अंदाज में तलखी को महसूस किया। तुम चाहो तो मैं तुमको ड्रॉप कर सकता हूँ। नहीं, रहने दो, मैं पापा को बोलकर ड्राइवर को बुला लूंगी। इतना कहकर उसने अपने पर्स से मोबाइल निकाल लिया। दूसरे लम्हे उसके चेहरे पर मायूसी छा गई, क्योंकि मोबाइल की बैटरी डाउन थी और मोबाइल बंद हो चुका था। वो शदीद मायूसी भरे लहजे में बोली, मोबाइल में चार्जिंग नहीं है। चार्ज नहीं किया था क्या? चार्ज तो था, मगर न जाने कैसे इसकी चार्जिंग ख़त्म हो गई। उसके लहजे में हैरत थी। जवाब में जैद कदरे संजीदगी से बोला, अभी तुम्हारा मोबाइल भी चार्ज नहीं है और रात का अंधेरा है, इसलिए बेहतर यह है कि मेरे साथ आ जाओ। ये सुनकर माइन ने सोचा कि अभी वक्त है, इसकी मदद ले लेनी चाहिए। कौन सा मैंने इसके साथ रहना है? इस वक्त रात का अंधेरा भी है, चुनाचे इससे मदद लेनी बेहतर है। वो उसके साथ कार में बैठ गई। जैद ने मुस्कुराते हुए कार आगे बढ़ा दी। माइन ने एक नज़र जैद की तरफ देखा। ना जाने क्यों उसको महसूस हुआ ये वो जैद नहीं जिसको वो जानती है। उसके चेहरे पर एक अजीब सी सख्ती थी और उसकी आंखें सुर्ख थीं। उसने दिल में सोचा कि शायद कोई बीमारी हो गई है। फिर वो सर झटक कर लाताल्लुकाना अंदाज में कार से बाहर देखने लगी। जैद ने भरपूर तरीके से उसका जायजा लिया तो जैद का दिल धड़कने लगा। जैद के मनपसंद लिबास में वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। उसके जिस्म पर गुलाबी रंग का जदीद खराश तराश का डिज़ाइन किया हुआ सूट मौजूद था। गले में मौजूद कीमती ज्वेलरी और हल्का सा मेकअप जैद के दिल पर एक अजीब सी दस्तक दे रहा था। नाराज़ हो? जैद ने उसकी तरफ देखकर नरम लहजे में कहा। नहीं, क्यों? उसने जैद की तरफ देखे बगैर कहा। मुझे ऐसा महसूस हुआ। अब उसने जैद की तरफ पलट कर देखा और बोली, नाराज़ उनसे हुआ जाता है माय डियर जैद, जिनसे कोई रिश्ता हो, कोई ताल्लुक हो। तुमसे मेरा क्या ताल्लुक? उसके लहजे में तलखी उठ कर आई। ये सुनते ही जैद को बहुत ही शदीद गुस्सा आया, लेकिन वो जब्त कर गया। आखिर तुमको मुझसे नाराज़ी क्या है? अब तो मेरे पास दौलत भी है। दौलत तो भंगी के पास भी होती है, तो इसका मतलब हुआ कि वो खानदानी हो गया। तो मैं खानदानी नहीं हूँ, जैद ने गुस्से से कहा। उसका ये जुमला जैद बर्दाश्त नहीं कर पाया था। नहीं, तुमने मेरी दोस्तों को कत्ल किया, उनकी इज्जत बर्बाद की और फिर अपने पैसे के बल पर कानून से बच गए। वो जोर से चिल्लाकर बोली, नहीं, मैंने किसी को कत्ल नहीं किया। जैद भी चिल्लाया। मैं कैसे मान लूँ? अदालत का फैसला है। ये सुनकर माइन ने सोचा, बात बढ़ाने से क्या फ़ायदा, कौन सा मुझे इससे ताल्लुक़ रखना है। अचानक उसने सड़क पर निगाह डाली और फिर वह चौंक गई। ये वो सड़क नहीं थी जो उसके घर की तरफ जाती थी। उसको अच्छी तरह से याद था उसका घर शाहनूर जहाँ से उल्टे हाथ की तरफ आता था, मगर जैद ने तो कार सीधे हाथ पर ली थी। ये सोचकर उसका दिल धड़कने लगा। अपनी दोस्तों के चेहरे उसके दिमाग में उभर आए। कहीं ऐसा तो नहीं कि जैद भी मेरे साथ वही करे जो उसने नायला और सदफ के साथ किया। इससे आगे वो सोच ना सकी। अब उसने डरते डरते जैद की तरफ निगाह डाली तो उसको ऐसा लगा कि एक दरिंदा कार ड्राइव कर रहा है। जैद, ये तो मुझे कहाँ ले जा रहे हो? उसने लरजते हुए लहजे में कहा। तुम्हारे घर, और कहाँ? वो मुस्कुराया। मगर ये रास्ता तो मेरे घर नहीं जाता, ये शॉर्टकट है। कार रोको वरना मैं चिल्लाऊंगी। यह सुनकर जैद मुस्कुराया और कदरे पुरस्रार अंदाज में उसकी तरफ देखा और धीरे से बोला, तुम्हारी मर्जी, ये कार साउंड प्रूफ है। क्या मतलब? वो चौंकी। कुछ नहीं मेरी जान, अब मैं तुम्हारे साथ जो करूँगा वो तुम जैसी मगरूर लड़कियाँ डिज़र्व करती हैं। मैं समझी नहीं। उसकी आंखों से शदीद खौफ जाहिर होने लगा। जैद ने जवाब देने की बजाय उसके चेहरे पर एक छोटा सा स्प्रे किया था, जिसकी वजह से उसका सर कार की डैशबोर्ड से ढलक गया। यह देखकर जैद मुस्कुराया और ज़ेरे लब बुड़बुड़ाया, ऐ मेरे हमजाद, ये मेरा अब तक का दिया हुआ सबसे कीमती तोहफा होगा। माइन की आंख खुली तो उसको अपना सर निहायत ही भारी महसूस हो रहा था। यूं लग रहा था कि जैसे उसके सर पर कोई हथौड़े बरसा रहा हो। उसने अपने सर को दोनों हाथों से थामने की कोशिश की तो उस पर यह इंकशाफ हुआ कि उसके दोनों हाथ बंधे हुए हैं और वह मसैरी से जकड़ी हुई है। उसने उठने की बहुत कोशिश की मगर कामयाब न हो पाई, क्योंकि उसको बहुत ही ज़्यादा मजबूती से बांधा गया था। कमरे में नीम अंधेरा था। माहौल निहायत ही खौफनाक महसूस हो रहा था।
माइन बहुत ही ज़्यादा खौफ महसूस कर रही थी। उसका दिल गैर मामूली रफ्तार से धड़क रहा था। वो उस वक्त को कोस रही थी जब वो इस दरिंदे ज़ैद के साथ कार में बैठी थी। उसने अपने सर को उठाने की कोशिश की तो ज़्यादा ना उठा। सर एक मखसूस जगह पर पहुंचकर रुक गया। उसने देखा कि वो जिस जगह मौजूद है दीवार के साथ एक कद्दे आदम आईना खड़ा है। आईने की सतह पर हल्की सी धुंधलाहट थी। अचानक आईने की सतह ऐसे लर्जी जैसे कि पानी की पुरसुकून सतह पर किसी ने कंकर उछाल दिया हो। ये मैं कहाँ हूँ? ओ खुदा, मेरी कलाइयाँ जैसे टूटी जा रही हैं, वो जेरेला बुड़बुड़ाई। अचानक दरवाज़ा खुला और जैद कमरे के अंदर दाखिल हुआ। उसके कदम आहिस्ता मगर एतमाद से भरपूर और पुरसुकून थे। वो जैद को देखकर चौंक गई। कुत्ते, बेगैरत, मुझे छोड़ दे, वो गुस्से में बोली। तुम कितनी हसीन लगती हो गुस्से में, जैद मुस्कुराकर बोला। ये मजाक है ना जैद, प्लीज़ मुझे खोल दो, जवाब में वो कहका लगाकर हंस पड़ा। ये मजाक नहीं है, यह हकीकत है। वो हालात जो तुम्हारे अपने पैदा कर दें। तुमने मेरा मजाक उड़ाया, मेरी मोहब्बत को जलील किया, इसलिए मैंने फैसला किया है तुमको इसकी सज़ा मिलनी चाहिए। नहीं, मुझे माफ़ कर दो प्लीज़, मजबूरी है मेरी जान। इतना कहकर जैद आगे बढ़ा। माइन मचली और फिर दूसरे पल उसने जैद के मुंह पर थूक दिया। कुत्ते, जलील, मेरे मुंह पर थूक कर तुमने अपनी मौत को कन्फर्म कर दिया है, वो गुस्से से बोला। दूसरे लम्हे वो आईने की तरफ पलट गया। ऐ मेरे हमजाद, मेरी तरफ से यह सबसे कीमती तोहफा तुझे देता हूँ, कबूल कर। जवाब में उसने कहका सुना, मैं जा रहा हूँ जानम। जैद माइन को टाटा करते हुए कमरे से बाहर निकल गया। जैद को जाता देखकर माइन चिल्लाई, मगर जैद जैसे बहरा हो चुका था। जैद के जाने के बाद माइन ने इधर उधर देखा। खौफ से उसकी आंखें बाहर निकलने को थी, क्योंकि अब उसने आईने से हमजाद को बाहर आते हुए देखा। हमजाद आहिस्ता आहिस्ता बाहर निकल रहा था। उसकी आंखें हैरत और खौफ से फटी पड़ रही थीं। अपना सारा दर्द, सारा खौफ वह भूल चुकी थी। वह आहिस्ता आहिस्ता उसके करीब आया और उसको देखकर मुस्कुराने लगा। कौन हो तुम? माइन हकलाते हुए बोली। वो माइन को पुरशौक नज़रों से देख रहा था। अचानक उसने माइन के गले में पड़े हुए दुपट्टे पर हाथ डाला, जिससे उसकी चीख निकल गई। जैद कमरे के बाहर खड़ा था। माइन की दबी दबी चीखें सुनकर उसने आंखें बंद कर लीं। उसकी करबनाक चीखें सुनकर उसका दिल अंदर ही अंदर मुलामत और सुकून महसूस कर रहा था। दूसरे दिन पुलिस को माइन की लाश कचरे के ढेर से मिली। चेहरे पर बेइंतहा दहशत थी और आंखों में वो दहशत जैसे मुंजमद होकर रह गई थी, जैसे उसकी आंखें मौत के नाकाबिले बयान मंजर को देख रही हों। डीएसपी इमरान अहमद लाश के सामने मौजूद था। किसी ने माइन की सतरपोशी के लिए उस पर कपड़ा डाल दिया था। डीएसपी इमरान की मुट्ठियां भिंच गई। वो अच्छी तरह से जानता था कि इन कत्लों के पीछे सिर्फ और सिर्फ जैद का हाथ है। उसने कुछ सोचकर डॉक्टर इब्रार को दोबारा इंटेरोगेट करने का फैसला कर लिया। मगरिब की अजानों में थोड़ा ही वक्त बाकी था। डॉक्टर अपने रूम से निकलकर अस्पताल की पार्किंग की तरफ बढ़े। जब वो अपनी गाड़ी की तरफ बढ़े तो एक आवाज़ सुनकर रुक गए। हेलो डॉक्टर। आवाज़ निहायत ही खूबसूरत थी। डॉक्टर ने मुड़कर देखा तो माइन को देखकर वो हैरान रह गए। नीले रंग की साड़ी में माइन बहुत ही दिलकश मालूम हो रही थी। डॉक्टर इब्रार एक लम्हे के लिए उसको देखता ही रह गया। चूंकि डॉक्टर इब्रार उनके फैमिली डॉक्टर थे, इसलिए माइन को पहचानने में उन्हें कोई दुश्वारी नहीं हुई। माइन तुम? डॉक्टर ने मुस्कुराकर पूछा। यस डॉक्टर, मुझे आपसे कुछ काम था। हुक्म, आप मुझे कॉल करती मैं हाजिर हो जाता। डॉक्टर इब्रार मुस्कुराया। नहीं नहीं, काम मेरा था इसलिए मैं खुद ही हाजिर हुई हूँ, माइन मुस्कुराकर बोली। चलो कार में बैठो, मेरे साथ मैं घर जा रहा हूँ, तुमको ड्रॉप कर दूंगा। जो बात करनी है वो रास्ते में कर लेना। डॉक्टर इब्रार मुस्कुराए। माइन उसके साथ कार में बैठ गई। पार्किंग से निकलकर कार खुली सड़क पर आ गई। कार के अंदर चलते हुए एसी की वजह से माइन को हल्की ठंड सी महसूस होने लगी। कहो माइन, क्या कहना चाहती हो? डॉक्टर, उसका लहजा खुमार आलूद हो गया। आप कितने अच्छे हैं। क्या मतलब? डॉक्टर इब्रार चौंका। डॉक्टर, आप मेरी तरफ देखते क्यों नहीं? वह मखमूर निगाहों से उसकी तरफ देख कर बोली। माइन होश में आओ, मैं तुम्हारा फैमिली डॉक्टर हूँ और तुम्हारे वालिद की जगह हूँ। जवाब में माइन कहका लगाकर हंस पड़ी। मेरे बाप तो नहीं हो डॉक्टर, वैसे भी तुम मुझे बहुत अच्छे लगने लगे हो, अपनी उम्र से कई गुना छोटे लगते हो। शट अप, तुम मेरी बेटी की जगह हो। डॉक्टर गुस्से से झाग उड़ाने लगा। यह सुनकर माइन जोर जोर से हंसने लगी। मगर मैं तुम्हारी बेटी नहीं हूँ। डॉक्टर मचलकर अपनी सीट पर उछल गया। इस तरह बदहवासी दिखाने की वजह से गाड़ी बेकाबू होने लगी। डॉक्टर संभलो, माइन चिल्लाई, लेकिन गाड़ी बेकाबू हो चुकी थी। डॉक्टर ने स्टीयरिंग को संभालने की कोशिश की और गाड़ी एक खंभे से टकरा कर रुक गई। डॉक्टर का सर जोर से स्टीयरिंग से टकराया और डॉक्टर वहीं बेहोश हो गया। माइन डॉक्टर को चंद लम्हों तक जज्बात से आरी निगाहों से देखती रही और फिर बोली, डॉक्टर, तुम्हारी मौत से जैद पर मंडलाता हुआ कानून का खतरा हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। इतना कहकर वो मुस्कुराई और फिर उसकी शक्ल जैद जैसी हो गई। वो आहिस्ता आहिस्ता डॉक्टर की तरफ बढ़ा और उसकी गर्दन पर हाथ रख दिया।
फिर उसके लबों पर एक पुरस्कार किस्म का कहकहा आज़ाद हो गया। हर तोहफे की एक कीमत होती है जैद। दूसरे दिन डॉक्टर की लाश पुलिस को इस हालत में मिली कि उसके जिस्म से सारा खून निचोड़ लिया गया था। डीएसपी इमरान अहमद बहुत ज़्यादा परेशान था। लाश कार के अंदर पाई गई थी। लाश पर माइन के उंगलियों के नमूने बरामद हुए तो पुलिस खुद भी चकरा कर रह गई, क्योंकि माइन की लाश प्रोफेसर से एक दिन पहले मिली थी। सर, हो ना हो, यह किसी ऊपरी कुव्वत का काम है। हवालदार फजलदीन उसकी तरफ देखकर बोला। हवालदार फजलदीन 60 साल बारिश आदमी था। क्या मतलब? इमरान अहमद चौंका। हजूर, गुस्ताखी मुआफ, लाश के जिस्म से खून का गायब हो जाना और फिर मरी हुई लड़की के उंगलियों के निशानात। आज के दौर में तुम इन बातों पर यकीन रखते हो? सर, आज के इस दौर में इन बातों से इख्तलाफ नहीं है। बहुत से लोग इन बातों को मानते भी हैं। तो फिर क्या करें? सर, हमें शाह साहब से मिलना चाहिए, क्योंकि चिराग शाह साहब ही हमारा प्रॉब्लम हल कर सकती हैं। तो इसका मतलब है पुलिस को बाबे भर्ती करने होंगे केस की तफ्तीश के लिए? डीएसपी ने तंजिया अंदाज में कहा। नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था सर, मगर रहनुमाई तो ली जा सकती है। यह सुनकर वो सोच में पड़ गया। वो जिस कानून की पासदारी करने का ख्वाहिशमंद था, उसी को बचाने के लिए अगर किसी बाबा की मदद ले भी ली जाए तो बुरा नहीं होगा। ठीक है, फिर तुम उनको बुला लो। हमें जाना होगा जनाब। आमिल है कहाँ? रिसालपुर। ठीक है, फिर चलने की तैयारी करो। रिसालपुर का नाम सुनते ही लोगों के जहन में एक ही चेहरा उभरता था, बाबा चिराग शाह। कोई कहता वो बुजुर्ग है, कोई कहता हामिल है, और कुछ लोग तो उसे जिंदा वली मानते थे। उसका आस्ताना गांव के आखिरी कोने पर एक पुराने बरगद के नीचे था। दिन के वक्त वहां खामोशी रहती, मगर रात को चिराग जलते, लुबान की खुशबू हवा में रच जाती और दूर से ऐसा लगता जैसे कोई सरगोशियां कर रहा हो। गर्ज बाबा की शख्सियत रिसालपुर के लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा पुरस्कार अहमियत की हामिल थी। कहते थे कि मगरिब के बाद अगर कोई बाबा के आस्थाने पर जाता तो दूसरी सुबह वो बेहोश मिलता। आस्थाने से 2 किलोमीटर दूर वो ऐसा क्या देखता वहाँ पर वो खुद नहीं बता पाता, मगर मगरिब के बाद लोग चिराग शाह के आस्थाने पर जाते हुए डरते थे। उन्हीं दिनों एक बड़ा ही मशहूर वाक़या हुआ जिसने रिसालपुर की फ़िज़ा में खौफ व हरास फैला दिया। गंगू नाई का बेटा, जो कि शहर से तालीम हासिल करने आया था, वो इन सब बातों को खुराफात मानता था। उसने तमाम बातों को झुटलाने के लिए मगरिब के बाद उनके आस्थाने पर जाने का फैसला कर लिया। रमेश ने अपने बाप से इस बात का तज़किरा किया तो उन्होंने उसको सख्त डांटा, मगर रमेश टस से मस न हुआ। उसने पक्का इरादा कर लिया था। चुनाचे उसने जुमेरात की रात को बाबा के आस्थाने पर जाने का इरादा कर लिया। उस रात सारे घर वाले सो गए तो चुपचाप अपने घर से निकल आया। अपनी मोटरसाइकिल आस्थाने से काफ़ी दूर पार्क की। दूर से आस्थाने पर चिराग की जलती हुई रोशनियां नजर आ रही थी। रमेश आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ आस्थाने की सिमत बढ़ रहा था। रास्ता सुनसान था, बस झींगर की आवाज़ें और दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की गूंज। जैसे वो आस्थाने के करीब पहुंचा, हवा में एक अजीब बोझलपन उतर आया। चिराग बुझे हुए थे, मगर आस्थाने की खिड़कियों से मध्यम सब्ज रोशनी झलक रही थी। वो सब्ज रोशनी एक अजीब सा तासुर पेश कर रही थी। रमेश चंद लम्हा तक खड़ा रहा और फिर उसने उस कमरे के अंदर जाने का फैसला कर लिया जहां से रोशनी झलक रही थी। रमेश ने कदम रखा। फर्श ठंडा था। दीवारों पर पुराने कतबे और आयात लिखी थी। कमरे के बीच में एक बड़ी सी चौकी थी जिस पर तांबे का प्याला रखा था। प्याले में कुछ काला सा माया हलकोरे ले रहा था। रमेश ने हैरत से सर झुकाया। ये सब क्या है? वो हकलाया। उसी लम्हे उसे लगा जैसे आस्थाने के कोने में कोई साया हल्का सा हरकत कर गया हो। वो मुड़ा, मगर कुछ नजर न आया। पीछे से एक सरगोशी की आवाज़ आई, यहाँ क्यों आया है? रमेश ने गर्दन घुमाकर देखा, मगर कमरा खाली था। उसे पुकारने वाला कोई नहीं था। अब पहली बार उसके दिल में खौफ हलकोरे लेने लगा। अचानक तांबे के प्याले का काला माया हिलने लगा, जैसे किसी ने उसमें पत्थर फेंका हो। उसके बुलबुलों में सुरख रोशनी झलकने लगी। रमेश के कदम जम गए। वो पीछे हटने ही वाला था कि अचानक दरवाज़ा ज़ोर से बंद हो गया। कौन है? वो कांपते हुए बोला। फिर दीवारों से अजीब शोर बुलंद हुआ, कभी औरत की चीख, कभी बच्चे का कहका, कभी बूढ़े की करा। रमेश ने दोनों कान बंद कर लिए, मगर आवाज़ें उसके दिमाग के अंदर गूंज रही थी। रमेश चीखना चाहता था, मगर आवाज़ गले में अटक गई। उसकी आंखों के सामने धुंधला सा मंजर बना, जैसे दीवारों से हाथ निकल रहे हों, स्याह और लंबे नाखूनों वाले हाथ जो उसे अपनी तरफ खींच रहे थे। वो बेहोश होकर ज़मीन पर गिर पड़ा। अगली सुबह जब गांव वाले आस्थाने के करीब गए तो रमेश दरवाजे पर गिरा हुआ था। उसकी आंखें खुली थी, मगर पथरा गईं। जुबान से बस बेरबत अल्फाज निकल रहे थे। आए थे, सब आए थे, मुझे पकड़ रहे थे। रमेश की जुबान से बेरबत जुमले निकल रहे थे। ऐसा लगता था कि जैसे उसका जहनी तवाज़ुन बिगड़ गया हो। डॉक्टर ने रमेश को पागल करार दे दिया। इसके बाद तो अवाम में मजीद खौफ व हरास फैल गया था। इसके बाद एक दूसरा वाक़या हुआ जिसने बाबा के अकीदतमंदों में इजाफा कर दिया। रिसालपुर की तारीख में यह किस्सा एक ऐसी आग की मानंद है जो नस्लों के दिलों में दहकती रही।
कहते हैं कि एक गांव के रईस हाजी बख्तियार के पास सब कुछ था, ज़मीनें, नौकर चाकर, दौलत और सबसे बढ़कर उसकी आंखों का तारा, इकलौती बेटी सुरैया। शुरू में सब कुछ मामूल के मुताबिक था। सुरैया जवानी की दहलीज पर कदम रख चुकी थी, चेहरे पर वो मासूमियत और आंखों में गुरूर। रईस हर वक्त फख्र से उसे देखता। मगर फिर एक दिन सब कुछ बदल गया। सुरैया ने खाना छोड़ दिया। रात को अचानक उठकर चीखने लगती, कभी हंसती कभी रोती, कभी कमरे में अकेली बैठी आईने से बातें करती और कभी किसी अनजानी जुबान में बोलती। शुरू में रईस ने सोचा कि यह महज जिद है, यह जवानी की कोई नफ्सियाती कैफियत। लेकिन जब कुछ ना बदला, सुरैया इसी कैफियत में रही, तो शहर के डॉक्टरों को बुलवाया गया। मेडिकल की सारी रिपोर्टें क्लियर थीं। फिर एक ऐसा वाक़या हुआ जिससे हाजी बख्तियार शदीद खौफजदा और शर्मसार हो गया। सुरैया कॉलेज से वापस लौट रही थी। अचानक रोड पर गिरकर तड़पने लगी। उसकी आंखें चढ़ गईं, उसके मुंह से झाग बहने लगा। अचानक वह सड़क पर उठे और रक्स करना शुरू कर दिया, और रक्स बड़ा ही वाहियात था। सुरैया को काबू करके घर पहुंचाया गया, लेकिन वह बुरी तरह से मचल रही थी कि उसको रस्सियों से बांध कर रखना पड़ा। इसके बाद 2-3 ऐसे वाक़यात और हुए, जिसके बाद शाह बाबा को बुलाना पड़ा। एक रात हवेली के नौकरों ने हाजी बख्तियार को जगाया। हजूर, बीबी साहिबा छत पर खड़ी हैं। यह सुनकर हाजी बख्तियार भागा और छत पर जा पहुंचा। सुरैया हवा में बाजू फैलाए खड़ी थी और हंस रही थी। उसकी हंसी में औरत की आवाज़ नहीं थी, बल्कि मर्दाना करख्त कह कहा था, मैं इसको अपने साथ लेकर जाऊंगा, ये लड़की मेरी है। उसके कदम डगमगा गए। बड़ी ही मुश्किलों से सुरैया को काबू में किया गया, वरना तो वो किसी के काबू में ही नहीं आ रही थी। न जाने कैसे यह खबर रिसालपुर में फैल गई। पूरे रिसालपुर की जुबान पर इसका तज़किरा था। इस लड़की पर साया है, कोई बोला। दुश्मनों ने काला जादू करवाया। ये सब हाजी बख्तियार के किसी दुश्मन का काम है। मौलवियों को बुलाया गया, कुरान पढ़ाया गया। दम हुआ, मगर सुरैया की तबीयत मजीद बिगड़ गई। कभी वो माँ को धक्के देती और अपनी वालदा को पहचानने से इनकार कर देती और कहती, मेरी माँ तो मर गई थी, तू कौन है। एक दिन उसने हवेली की दीवारों पर अपना खून मल दिया और वो अल्फाज लिखे जो कोई ना समझे। आखिर थक हार कर रईस हाजी बख्तियार बाबा चिराग शाह के दरबार गया। बाबा, मेरी बेटी मर रही है, उसे बचा लो। बाबा चिराग शाह खामोशी से उठे, अपनी लकड़ी की छड़ी और तस्बीह संभाली और बोले, यह खेल आसान नहीं, खून मांगेगा। गांव वाले बाबा के साथ हवेली तक आए। हवेली के दरवाजे पर बाबा ने पहला कदम रखा तो बरसों के बुझे चिराग खुद ब खुद जल उठे। लोग खौफ से पीछे हट गए। बाबा ने सुरैया को देखा। वो चारपाई पर बंदी थी, आंखों में अजीब चमक और होंठों पर शैतानी मुस्कुराहट। बाबा को देखकर वो जोर से हंसी। ये बाबा मुझे नहीं निकाल सकता, मैं इसके खून से खेलूंगा। बाबा ने कुछ पढ़ना शुरू किया। फौरन कमरे की खिड़कियां जोर से बजने लगीं, दीवारों पर साए नाचने लगे। यह लड़की मेरी है, इसका जिस्म भी मेरा है, सुरैया धाड़ कर बोली। बाबा ने आंखें बंद करके आस्था से कहा, यह बदन अल्लाह का दिया हुआ है, तेरा नहीं। इतना कहकर उन्होंने आंखें बंद कर लीं। सुरैया के हज़यानी कह के जारी थे। फिर बाबा ने सेन में आग जलाई। सुरैया को रस्सियों से बांधकर आग के बीच लाया गया। यह देखकर सुरैया की आंखों से खौफ नाचने लगा। वो कभी धमकियां देती, कभी फरियाद करती। बाबा ने आंखें बंद करके विर्द किया और अचानक अपनी हथेली पर छुरी चलाई। खून जमीन पर टपका। जैसे ही खून गिरा, फिजा लरज उठी। सुरैया तड़पने लगी। उसके मुंह से मुख्तलिफ आवाज़ें निकलने लगीं, मर्दों की, औरतों की, जानवरों की। लोग भागना चाहते थे, मगर बाबा की गरजदार आवाज़ आई, डरो मत, अगर डर गए तो सबको ले डूबेगा। सुरैया की हज़यानी चीखें जारी थीं। फिर वह आहिस्ता आहिस्ता दम तोड़ने लगी। शायद वह बेहोश हो चुकी थी। बाबा ने सुरैया को कमरे में बंद किया। घंटों तक अजीब आवाज़ें आती रहीं। चिराग शाह घर में मौजूद थे। वो हिसार बांधे वजीफ़ा खींचने में मसरूफ़ थे। फिर अचानक सुरैया छत पर नमूदार हुई। वह हवा में मौलिक थी, जैसे कोई उसे आसमान की तरफ खींच रहा हो। कभी खिड़कियों के शीशे टूटते, कभी छत पर दमक सुनाई देती। माँ चीखी, बचाओ मेरी बेटी को। बाबा ने कुरानी आयात पढ़ते हुए हिसार ख़त्म किया और दौड़ते हुए छत पर जा पहुँचे। वह फिज़ा में मौलिक थी, हज़यानी अंदाज में कहके लगा रही थी। उन्होंने ऊंची आवाज़ में आयात पढ़ी, फिर अपनी कलाई काट दी। खून धार की तरह निकला और ज़मीन पर गिरा। उसी लम्हे बिजली कड़की। सुरैया एक खौफनाक चीख के साथ नीचे गिरी। बाबा बेहोश होकर ढेर हो गए। जब बाबा को होश आया, सुरैया पुरसुकून नींद सो रही थी। उस दिन के बाद वो बिल्कुल ठीक हो गई। गांव के लोग हैरान थे। उनकी जुबानों पर एक बात थी, बाबा ने अपने खून का नजराना देकर जिन को शिकस्त दी। बाबा चिराग शाह महज बुजुर्ग नहीं, रिसालपुर के मुहाफिज हैं। और यूं यह किस्सा आग की तरह फैल गया। बाबा चिराग शाह का नाम पूरे इलाके में गूंजने लगा। लोग उसके पास अपने मसाइल लेकर आने लगे। रात का पहला पहर था। रिसालपुर की गलियां सुनसान और हवा में अजब सी नमी थी। डीएसपी इमरान अहमद अपनी जीप से उतरा। वह कई दिनों से कत्लों की लड़ी, लाशों से गायब खून
और लोगों की सरगोशियों से परेशान था। हवालदार के कहने पर वो इस बाबा से मिलने चला आया था, क्योंकि वो फजलदीन की बहुत ही ज़्यादा इज्जत करता था। इमरान ने जीप का दरवाज़ा बंद किया और मिट्टी के रास्ते पर चलते हुए उस पुरस्रार आस्ताने की तरफ बढ़ा। सामने एक बहुत सीधा दरवाज़ा था जिस पर पुराने कपड़े बांधे गए थे। दरवाजे के ऊपर लटकती हुई पीली झंडियों के नीचे तेल के चिराग जल रहे थे। दीवारों पर काले धुएं के निशान थे, जैसे बरसों से यहाँ आग जलाई जाती हो। दरवाज़ा धकेला तो अंदर नीम तारीख सेहन था। कोने में एक देव हैकल दरख्त खड़ा था जिसकी शाखों पर काली चादरें लटक रही थीं। एक तरफ एक चौकी पर बैठा हुआ शख्स दिखाई दिया, सफ़ेद कपड़ों में मलबूस, चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ, आंखों में ऐसी रोशनी जैसे अंधेरे को भी काट डाले। वो बाबा चिराग शाह था। इमरान के कदम धीरे पड़ गए। बाबा ने बगैर देखे बस सामने ज़मीन पर नजरें जमाए कहा, मैं जानता हूँ तुम क्यों आए हो। इमरान चौंका, आप जानते हैं? बाबा ने आहिस्ता आहिस्ता सर उठाया, लाशों का खून, आईना और तुम्हारी पुलिस की कमजोरी। इमरान का दिल एक लम्हे को धड़कना भूल गया। वह सख्त लहजे में बोला, देखिए मैं कानून का आदमी हूँ, मुझे इन बातों पर यकीन नहीं, मगर शहर में जो कुछ हो रहा है वो साइंस की समझ में नहीं आ रहा। मैं हकीकत जानना चाहता हूँ। बाबा ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, सच हमेशा अंधेरे में छुपा होता है इमरान अहमद, और हर सच की कीमत होती है। क्या तुम वो कीमत चुकाने के लिए तैयार हो? इमरान के लब खुश्क हो गए। उसने हिम्मत जुटाई, अगर इससे भी गुनाहों की जानें बचती हैं तो हाँ, मैं तैयार हूँ। बाबा आहिस्ता से उठा, उसकी आवाज़ भारी हो गई। तो सुनो, ये जो आईना है ये महज शीशा नहीं, ये खून से बना हुआ कैद खाना है। इसमें हमजाद कैद है, जो तब तक ताकतवर नहीं होता जब तक कोई अपनी ख्वाहिश के बदले उससे सौदा न करे। इमरान ने हैरत और खौफ के मिले जुले लहजे में पूछा, क्या ये सब जैद से जुड़ा हुआ है? बाबा की आंखों में सुर्खी सी झलकने लगी। जैद? हाँ, वही है जिसने हमजाद को जगाया है और अब उसका हर कदम मौत की तरफ ले जा रहा है। शाम का वक्त था। शहर की सबसे बड़ी सुपरमार्केट रोशन कुमकुम और हजूम से भरी हुई थी। जैद बड़े एतमाद के साथ खरीदारी कर रहा था। ब्रांडेड जैकेट, कीमती घड़ी और महंगे शॉपिंग कार्ट में रखी चीज़ें। लोग दूर से देखकर पहचान लेते थे कि आम आदमी नहीं रहा। इन सब के बावजूद उसके चेहरे की मासूमियत, भोलपन रुखसत हो चुका था। एक अजीब सी सख्ती उसके चेहरे पर आ चुकी थी। अपने साय के लिए उसने ना जाने कितने खून किए थे। एक गलती का एहसास उसके दिल में अब भी मौजूद था। वो एक शेल्फ के करीब पहुंचा ही था कि पीछे से एक मानूस आवाज़ आई, जैद। जैद ने पलट कर देखा। उसकी आंखें हैरत से फैल गईं। दूसरे ही पल मुसरत का एक एहसास उसके चेहरे पर नजर आने लगा। बिलाल। सामने बिलाल खड़ा था। वो कुछ बदला बदला सा लग रहा था, मगर वही पुरानी मुस्कुराहट अब भी उसके चेहरे पर मौजूद थी। जैद के लबों पर कपकपाहट उभरी। तू कहाँ गायब हो गया था? बिलाल आगे बढ़ा, कार्ट एक तरफ धकेला और जैद के गले लग गया। यार, तुझे यकीन नहीं आएगा, मैं बगैर बताए मुल्क से बाहर चला गया था। कुछ हालात ऐसे बने कि बस सब कुछ छोड़ना पड़ा। जेल के दिनों में तुझसे मिल भी ना सका, माफ़ कर दे। जैद के चेहरे पर तलखी उभरी। मुआफ़? जब मुझे सबकी ज़रूरत थी तू कहाँ था? सबने मेरा मजाक बनाया, यहाँ तक कि यूनिवर्सिटी भी छोड़ दी तूने। बिलाल ने गहरी सांस ली, नज़रें झुका लीं। हाँ, मानता हूँ मेरी गलती थी, मगर सुन, मैंने सुना है माइन मर गई है। जैद के दिल में जैसे पुराने जख्म हरे हो गए। एहसास जुर्म से उसका सर झुक गया। अगर बिलाल को यह बताता कि माइन की मौत का जिम्मेदार वो खुद है, क्योंकि माइन ने उसको ठुकरा दिया था, इसलिए उसने माइन को हमेशा के लिए खामोश कर दिया। हाँ, वो मर गई। शायद किस्मत ने यही चाहा था, जैद ने कर्मनाक लहजे में जवाब दिया। बिलाल ने आस्ते से कहा, जैद दिल छोटा ना कर, वो तेरे लायक ही नहीं थी, तू उससे कहीं बेहतर है। जैद खामोश रहा, मगर अंदर एक तूफान मचल रहा था। अचानक उसके जहन में ख्याल उभरा, अगर वो बिलाल की बात पहले मान लेता तो माइन ना मरती। बिलाल ने पहले ही कहा था कि माइन उसके काबिल नहीं है। अचानक उसके कानों में सरगोशी गूंजी, वही आवाज़ जो सिर्फ उसे सुनाई देती थी, उसके साय की आवाज़, उसके हमजाद की आवाज़। दोस्त, हर तोहफे की कीमत होती है जैद। दौलत, ताकत, इज्जत सब तुझे मैंने दिया, अब बारी है तेरे दोस्त की। बिलाल का खून मुझे चाहिए। जैद का जिस्म अकड़ गया, आंखें फैल गईं। उसने घबराकर आसपास देखा, मगर हजूम अपनी खरीदारी में मसरूफ था। कोई उस सरगोशी को नहीं सुन रहा था। बिलाल ने जैद के कंधे पर हाथ रखा। क्या हुआ? अचानक इतना खामोश क्यों हो गया? अचानक फिर उसके कानों में हमजाद की आवाज़ गूंजी, बिलाल को अपने घर ले चल। नहीं, जैद अज खुद बोला। किससे बात कर रहे हो? बिलाल ने मुस्कुराकर पूछा। किसी से नहीं। जैद हंसा। अगर तू इसको घर ना ले गया तो मैं तुझसे तेरी माँ, बहन और बाप को छीन लूंगा। याद रख, जो कहता हूँ मैं वो करता हूँ। हमजाद की आवाज़ उसके कानों में गूंजी। ये सुनकर वह घबरा गया और फिर अपने होंठों पर ज़बरदस्ती की मुस्कुराहट की चादर ओढ़ते हुए कहा,
कुछ नहीं यार, चलना मेरे घर चल। काफ़ी दिन बाद आए हो, आराम से बैठकर बात करेंगे। बिलाल ने हंसते हुए कहा। पुरानी दोस्ती फिर से जिंदा करें, याद है ना पठान के होटल की चाय। जैद के दिल में एक सर्द लहर उतर गई। वो जानता था ये मुलाकात बिलाल के लिए आखिरी साबित हो सकती है। शाम के साए रात के अंधेरों में तब्दील होने को थे। जैद की कार शहर की रोशन सड़कों से निकलकर वीरान गलियों में मुड़ रही थी। कार के अंदर हंसी की आवाज़ें गूंज रही थी। वह बिलाल था, पुरानी यादों में खोया हुआ। याद है यार, जब प्रोफेसर ने तुझसे सवाल पूछा था और तू ऐसे बगलें झांक रहा था जैसे पहली बार किताब देखी हो। और फिर माइन के कह के आज भी वो मंजर आंखों में घूमता है। जैद ने हंसते हुए कहा, हाँ मुझे याद है। यूं भी के सबसे बुलंद कहका माइन का था। यह सुनकर बिलाल मुस्कुराने लगा। उसी लम्हे जैद के कानों ने एक सरगोशी सुनी। मेरे दोस्त, हर तोहफे की एक कीमत होती है और मेरी कीमत अजीज तरीन हस्तियां होती हैं। तेरा ये अजीज दोस्त आज मेरा शिकार बनेगा। जैद का दिलो दिमाग शदीद किस्म की उलझन का शिकार था। वो अपने दोस्त को मारना नहीं चाहता था मगर मजबूर था। उसकी आंखों के सामने अपनी फैमिली की तस्वीर घूमने लगी। उसका दिल भर आ गया। दिल चाह रहा था कि फूट फूट कर रो दे। कार रुकी तो बिलाल चौंक गया। ये तू मुझे कहाँ ले आया है? घर की दहलीज पर। जैद का जवाब मुख्तसर था। आज तू महल में रहने लगा है? यार ये सब कैसे? जैसे तू जानता नहीं, तेरे सामने हुआ था तेरे जाने से पहले। जैद मुस्कुरा कर बोला। मगर मुझे नहीं पता था कि तू इतना अमीर है। ये महल जैसा बंगला तेरा है? जैद ज़बरदस्ती मुस्कुराया मगर लब कपकपा रहे थे। चल अंदर आ, तुझे कुछ दिखाना है। घर के अंदर जाते हुए कदमों की चाप जैसे दीवारों से टकराकर और भी गूंजने लगी। हॉल की नीम तारीक रोशनी, जैद की बहन के खाली कमरे का बंद दरवाज़ा और ऊपर की मंजिल पर सनसनाहट, सब माहौल को मजीद पुरस्कार बना रहे थे। वालदा और वालिद अभी तक हज से वापस नहीं आए थे और बहन बोर्डिंग स्कूल में थी। कुछ दिनों की छुट्टियों में घर आई हुई थी और अपने कमरे में बैठी हुई पढ़ रही थी। बिलाल ने कहका लगाया, यार तेरा घर तो भूत बंगला लग रहा है। जैद ने आहिस्तगी से कहा, हाँ कुछ ऐसा ही है। क्या मतलब? कुछ नहीं, जैद मुख्तसरन बोला। दरवाज़ा खुला और दोनों अंदर दाखिल हुए। कमरे के वस्ते में कद्दे आदम आईना खड़ा था। कमरा नीम तारीक था। सिर्फ जर्द बल्ब लरजती रोशनी दे रहा था। बिलाल ठिठक गया। बिलाल को एक खौफ सा महसूस होने लगा। ये क्या है? ये अजीब सा लग रहा है जैद। जैद के माथे पर पसीना चमकने लगा। उसने धीरे से कहा, ये आईना नहीं है, ये सब कुछ है। बिलाल ने हंसते हुए आईने के करीब जाकर हाथ रखा। वाह यार, तू तो बिल्कुल फिल्मी चीज़ों में पड़ गया है। ये काम क्यों रहा है? उसी लम्हे आईने की सतह पानी की तरह लहराने लगी। अंदर सुर्ख रोशनी उभरी। बिलाल ने चौंक कर पीछे हटना चाहा। जैद ये क्या हो रहा है? जैद ने आंखें बंद कर लीं। दिल चीख रहा था मगर जुबान पर बस एक जुमला आया, मुआफ़ कर दे बिलाल, मैं मजबूर हूँ। आईने से एक भयानक साया उभरा। हमजाद, सुरख आंखें, लंबे नाखून और जहर भरी मुस्कुराहट। बिलाल की आंखों में वहशत जम गई। बिलाल चीखते हुए बोला, जैद ये क्या? हमजाद झपटा। उसकी गिरफ्त लोहे से भी सख्त थी। बिलाल की चीख कमरे में गूंजी। जैद के कानों में वो चीखें खंजर बनकर उतरती रहीं। बिलाल हाथ पांव मारता रहा मगर लम्हों में उसकी आवाज़ डूब गई। आईने की सतह सुरख चमकने लगी। हमजाद ने बिलाल के जिस्म को निचोड़ डाला। लम्हे भर बाद फर्श पर एक खुश्क बेजान लाश पड़ी थी। आंखें पथरा गईं, जैसे आखिरी पल में वो भी जैद को देख रहा हो। जैद घुटनों के बल गिर गया, हाथों से चेहरा ढांप लिया। आंसू उसकी आंखों से बह निकले। पहले माइन, अब बिलाल, मैं किसका रह गया हूँ? मैं जिंदा हूँ या पहले ही मर चुका हूँ? हमजाद की कहका खेज आवाज़ आईने से गूंजी। जिंदा? तू अब सिर्फ मेरा गुलाम है जैद। हर खून, हर चीख मुझे और ताकतवर कर रही है। कमरा अंधेरे में डूब गया। आईना सुरख चमक रहा था और जैद फर्श पर टूटे हुए वजूद की तरह पड़ा था। रात गहरी हो चुकी थी। जैद के घर की फिजा हमेशा की तरह सुनसान थी। आईने के साए तुम्हारे शहर पर फैल रहे हैं इमरान। अगर अब भी ना रोका गया तो खून की नदियां बह जाएंगी। बाबा चिराग शाह ने इमरान अहमद की तरफ देखकर कहा। बाबा जी, मैं जानना चाहता हूँ ये सब रुक कैसे सकते हैं? जैद को कौन सी ताकत सहारा दे रही है? इमरान आजिज़ाना लहजे में बोला। बाबा ने अपनी मुट्ठी खोली। उसमें एक पुराना तावीज़ था, काले धागे में लिपटा हुआ, जिस पर अजीब निशानात कंदा थे। बाबा ने तावीज़ उसको देते हुए कहा, यह तावीज़ तुम्हें जैद के करीब ले जा सकता है, मगर याद रखो यह ढाल है, हथियार नहीं। अगर तुमने हद पार की या इन्हें को चैलेंज किया तो तुम भी उसके अंदर कैद हो जाओगे, हमेशा के लिए। इमरान ने तावीज़ थाम लिया मगर उसकी आंखों में सवाल और खौफ एक साथ तैर रहे थे। रात गहरी हो चुकी थी। आस्ताने के सेन में जलते चिराग एक एक करके बुझने लगे। डीएसपी इमरान तावीज़ हाथ में लिए जा चुका था। उसके कदमों की चाप आहिस्ता आहिस्ता दूर हो रही थी। सेहन में अब सिर्फ सन्नाटा बाकी रह गया था। बाबा चिराग शाह अपनी मसनद पर चुपचाप बैठा रहा।
आंखें बंद, चेहरा बेतासुर। मगर जैसे इमरान गया, उसके होंठों पर एक ऐसी मुस्कुराहट उभरी जिसमें शराफत की बजाय हवस और जुनून छुपा हुआ था। रात की गहरी तारीकी में बाबा चिराग शाह ने अपनी पुरानी किताब के जर्द सफ़ात पर हाथ फेरा। सफ़े पर लिखा था, तबरेज़, वो आमिल जिसने मौत को धोखा देने का ख्वाब देखा। बाबा ने होंठों पर जुबान फेरते हुए आहिस्ता से कहा, तबरेज़ ने अपनी रूह का बड़ा हिस्सा आईने में कैद कर दिया ताकि वह मरते वक्त भी ख़त्म ना हो। वो चाहता था कि उसके बाद आने वाले लोग, उसके वारिस, इस आईने को छूकर उसकी ताकत पा सकें, मगर कोई भी उस राज तक ना पहुंच सका। चिराग शाह की आंखें सुर्ख हो गईं। तबरेज़ मेरा खून है, मेरा जद्द अमजद। वो काम जो वो मुकम्मल ना कर सका, वो मैं करूँगा। उसकी अधूरी ज़िंदगी में जो प्यास रह गई थी, वो प्यास मेरी रगों में भी दौड़ती है। उसने जर्द सफ़ात पर झुके झुके कहा, यह आईना तबरेज़ की कब्र नहीं, उसकी ज़िंदगी है, उसकी रूह, उसका खमीर, उसकी ताकत इसी में है। लोग समझते हैं कि आईना सिर्फ एक साया दिखाता है, मगर असल में ये तबरेज़ की सांसें हैं। वह लम्हे भर को रुका, फिर मध्यम हंसी हंसा। मैं चिराग शाह अपने जद्द अमजद के अधूरे सफ़र को पूरा करूँगा। आईने से तबरेज़ को आज़ाद नहीं करूँगा, बल्कि उसकी सारी कुव्वतों को अपने अंदर उतार लूँगा। फिर ना मुझे बुढ़ापा छू सकेगा, ना मौत, और ये दुनिया मेरी होगी। कमरे में एक ठंडी लहर दौड़ गई। चिराग जलते जलते लरजने लगे। रात ने अपना सब कुछ समेटकर शहर को स्याही की चादर में लपेट लिया था। जैद के सुनसान बंगले के हर कोने में खामोशी थी। जैद सोफे पर बैठा, बेकरार, टूटा हुआ, आंखों में ऐसी थकन जिसका कोई नाम ना था। उसके हाथ कांप रहे थे। वो शीशे के पार अपना अक्स देख रहा था, मगर वो अक्स अब उसका फ़कत अक्स ना रहा था। वो एक मतलब, एक हुक्म था जो कि उसकी शरियानों में घुल रहा था। आईने ने बोलना शुरू किया, कीमत दी, कायल हुए, और अब वक्त अदायगी आ पहुँच जाए। तुमने जो मांगा पा लिया। मैंने तुम्हें हर वो चीज़ दी जो तुमने ख्वाब में भी ना सोची थी। अब एक चीज़ बाकी रह गई है, एक बहन, एक वो जो तुम्हारी ज़िंदगी की रोशनी है। उसका खून जैद वो आखिरी तार है जो मुझे मुकम्मल करेगा। जैद के रूह के अंदर कुछ टूट कर गिरा। जैद ने अपने आप से कहा, नहीं, मैंने ये सब होने दिया था, मगर ये नहीं। हर तोहफे की कीमत होती है, या तो दे दे, या फिर हर वो अजीज़ जो तुझे अजीज़ है मेरे कदमों तले चलेगा। हमजाद के लबों पर फिर वही पुरस्कार मुस्कुराहट थी। जैद की छोटी बहन आमना, नाजुक मासूम, जिसकी हंसी कभी उसकी थकन मिटा देती थी, ऊपर अपने कमरे में सोई हुई थी, बेखबर इस अंधेरे सौदे से। हमजाद ने उसकी बेखबरी का फ़ायदा उठाया। वह शीशा पहले से ज़्यादा मध्यम हुआ। अंदर की स्याही में खुशबू से उठने लगी। एक खामोश पुकार। इसी शोर के बीच जैसे दूर कहीं घंटी बजी। आमना की आंखें खुली। उसने दरवाज़ा खोला तो कमरे से बाहर एक रोशनी बहती हुई नजर आई। एक आवाज़ जो बुलबुल की सी मुलायम थी, बोझल, मध्यम। आओ आओ, यहाँ देखो, वहाँ तुम्हारे वालदा की मुस्कान है, वहाँ तुम्हें हिफाजत मिलेगी। आमना बेबसी में उस आवाज़ की तरफ खिंची चली आई। कदम ब कदम वो जैद के कमरे की जानिब बढ़ी, जहाँ आईना खड़ा था। वही आईना जो अब किसी न किसी तरह उसके लिए कशिश का मरकज़ बन गया था। जैद ने यही मंजर देखा। आमना की मासूम आंखों में वही हैरत, वही तसलसल जिसने उसे अपनी तरफ बुलाया था। उसकी रूह चीख उठी, मगर अल्फाज नाकारा थे। आमना, रुक जाओ। जैद उठकर भागा, मगर उसकी आवाज़ में ताकत न थी। हमजाद ने आहिस्तगी से मुस्कुरा कर कहा, अभी देर नहीं है, वापस भेज दो। आईने की सतह पानी की मानंद लहरा गई और आमना ने कदम बढ़ाया। एक हल्की सी ठंडी लहर ने उसके सर पर हाथ रख दिया, जैसा कि किसी ने उसे अपने अंदर छुपा लिया हो। उसने एक लम्हे के लिए चेहरा मोड़कर जैद की तरफ देखा। आंखों में खौफ था, फिर वो गायब हो गई, जैसे कोई शफाफ दरवाज़ा बंद हो गया हो। जैद की चीख दूर तक गूंजी। वो आईने के पास दौड़ा, शीशे को पकड़कर जोर से झटका, मगर उसका हाथ से रख गया। उसके अंदर अब एक खालीपन था। आमना का वजूद वहाँ नहीं था, सिर्फ एक मध्यम परछाई। कीमत अदा हो चुकी, तुमने अपनी राह चुनी। जैद बेबस पीछे हटा, दीवार के सहारे बैठ गया। उसका दिल फटने लगा, आंखों से आंसू न छुपे। उसकी आवाज़ धीमी रह गई, क्यों, क्यों मेरी आमना? हमजाद ने कभी रहम ना किया। ये खेल है, तुमने खुद खेल शुरू किया। तुम जानते थे कीमत क्या है, और आज वो वादा पूरा हो गया। दूसरे लम्हे दरवाजे की घटिया कुंडी की आवाज़ ने सब कुछ बदल दिया। मिट्टी के रास्ते पर टकराने वाली जूतों की चाप, तेज़ कदम, अज़म के साथ आने वाली आवाज़ें। डीएसपी इमरान अहमद था। देर से आया मगर बेखौफ। उसने पूरे बंगले का अहाता करते हुए फ़ौरन अंदर घुसने की कोशिश की। उसके हाथ में रिवॉल्वर था। उसकी सांसें तेज़ थी मगर पुख्ता। वो जानता था कि अब वक्त आ चुका है कि उस शय का सामना होना चाहिए
जब वो कमरे में घुसा तो मंजर ऐसा था कि जुबान भी पीछे हट जाए। जब वो कमरे में घुसा तो उसने देखा जैद दीवार से लिपटा हुआ था और आईने की सतह पर एक मध्यम खराश सी थी जहां अभी तक आमना की परछाई दरज थी। इमरान लम्हा भर के लिए ठहरा, फिर अज़म से वो आगे बढ़ा। उसने फौरन जैद की तरफ देखा। जैद भराई हुई आवाज़ में बोला, मुझे मार दो इमरान अहमद, मैं कातिल हूँ, अपनी बहन का, अपनी मोहब्बत का, अपने दोस्त का। इमरान ने एक कदम और आगे बढ़ाया। वो आईने के सामने आया। मेरे पास कोई तिलिस्म नहीं जैद, मैंने तुम्हारी मदद करने की कोशिश की, अभी मुझे वहीं से पीछे हटाओ, शायद हम उसे वापस ला सकें। इमरान अहमद नरम लहजे में बोला। जैद ने सर झुका लिया, हल्का सा इशारा किया जैसे वो आखिरी बार किसी को अपने अंदर की कहानी बताना चाहता हो। इमरान ने फिर कदम तेज किए। उसने तेजी से बंदूक उठाई, निशाना आईने की तरफ किया। उसके दिल में तरह तरह के सवालात थे, मगर एहसास फ़र्ज ने उसे आगे बढ़ाया। अगर ये शय खतरनाक है तो पहले इसे ख़त्म करना होगा, उसने खुद से कहा। वो गोली चलाने के करीब था। एक कदम, एक सांस, फिर फायरिंग की गूंज कमरे में फटी। गोली आईने से टकराई, मगर आईना वो सादा शीशा ना था जो टूट जाए। गोली मुड़ गई, जैसे किसी गैर मरई जाविये ने उसे बदल दिया हो, और वो सीधी जैद के सीने में जा लगी। जैद ज़मीन पर गिर पड़ा। उसकी जान आहिस्ता आहिस्ता निकल रही थी। उसकी नज़रें उस आईने की तरफ थीं जहां उसकी आमना अंदर कैद थी। अब कमरा और भी खाली हो गया। इमरान, जो अभी तक बंदूक थामे खड़ा था, आईने के सामने आया, अकेला, सर्द और थका हुआ। उसकी सांस मौत से एक कदम दूर थी। उसने आईने में झांका तो वहां उसका अपना अक्स न था, बल्कि उसका हमजाद था, एक आईने के अंदर, जो कि बिल्कुल इमरान अहमद की तरह था। वो हमजाद उसकी तरफ देखकर मुस्कुराया। इस मुस्कुराहट में सफ़ाकी की झलकियां थीं। हर तोहफा की एक कीमत होती है। मैं तुम्हारा हमजाद हूँ, तुम्हारी ज़िंदगी बदल सकता हूँ, तुम पल भर में दुनिया के सबसे खुशकिस्मत इंसान बन सकते हो। हमजाद की आंखों में मक्कारी थी। इमरान उससे मुतासिर नजर आ रहा था। आज खुद उसके मुंह से निकला, हाँ मैं तुमको ले जाऊंगा। उसी लम्हे दरवाजे पर कदमों की आवाज़ आई। वह बाबा चिराग शाह था, पसे मंजर में अंधेरे में सरगोशी से लिए हुए। उसके हाथ में अब भी एक भारी आला सा था। उसके कदम आहिस्ता मगर पुरजोर थे। उसका चेहरा खुशी से फूला हुआ था। वह इस मंजर पर फौरन मुस्कुरा दिया, गोया उसने तारीख का वो वर्क पलट दिया हो जिसका ख्वाब उसने देख रखा था। बाबा आईने के सामने आकर सीधा खड़ा हुआ। उसकी आंखों में फख्र था, लबों पर वही मुस्कुराहट। उसने आईने की सतह को छुआ और बोला, तुम्हारा शुक्रिया इमरान, अब तबरेज़ की कुव्वतें मेरी ही होंगी। अचानक जो कुछ आईने की सतह के पार था वो हरकत में आया। बाबा ने फख्र से अपने आला को बुलंद किया। मकसद एक ही था, उस शय को खींचना, उसकी रूह को अपने अंदर समोने की कोशिश। मगर जो कुव्वतें आज़ाद होती हैं उसमें बगावत भी छुपी होती है। जब बाबा ने कदम बढ़ाया और आहिस्तगी से वार किया, कुल्हाड़ी के वार से इमरान अहमद चकराकर ज़मीन पर गिर पड़ा। खून का फव्वारा था जो उसकी कमर से बुलंद हुआ था। बाबा एक कदम पीछे हटा, खुशी से हंसा, यह देखकर कि आखिरकार आईना उसके कदमों में है। मगर इसी खुशी ने उसे बेखबर कर दिया। उसने एक लंबी सांस ली। उसी लम्हे इमरान ने अपने रिवॉल्वर से बाबा पर फायर कर दिया। वो गोली बाबा के सीने में जा लगी। बाबा एक कदम पीछे हटा, आंखों में हैरत थी, और फिर तड़पता हुआ ज़मीन पर जा गिरा। चंद लम्हों में उसकी आंखें बेनूर हो चुकी थीं, और इमरान अहमद वो भी मौत का शिकार हो गया। आईना, जो अभी तक सुर्ख रोशनी में मध्यम था, एक पल के लिए थमा, फिर उसकी सतह धुंधलाकर साफ हुई, जैसे कुछ बड़ा अमल अपने अंजाम को पहुंच चुका हो। कमरे में 3 लाशें मौजूद थीं, इमरान की, बाबा की और जैद की। इमरान के चेहरे पर पुरसुकून मुस्कुराहट थी, जैसे उसकी ज़िंदगी का मकसद पूरा हो गया हो। सब कुछ ख़त्म हो चुका था। आईना खड़ा था खामोश, मगर अब उसकी स्याही में एक नई चीज़ बसी हुई थी। कई रूहों का पड़ा हुआ एक इल्ज़ाम, एक प्यास जिसे शायद कभी बुझाया ना जा सके। शहर की एक तंगो तारीख गली, जहाँ पुरानी चीज़ों की दुकानें कितार दर कितार खड़ी थीं, गर्दालूद शीशे, बोसीदा लकड़ी के तख्ते, और हवा में नामालूम पुरानी खुशबू, जैसे वक्त खुद यहीं आकर थम गया हो। इन्हीं दुकानों में से एक की खिड़की के पीछे एक कद्दे आदम आईना रखा था, शफाफ मगर अजीब सी धुंधलाहट लिए, जैसे अंदर कोई साया कैद हो। एक नौजवान लड़का, बमुश्किल 20-22 बरस का, वहां आ रुका। उसकी आंखों में तजस्सुस था, जैसे वह शय को पहचानने की कोशिश कर रहा हो। कितने का है ये आईना? उसने दुकानदार से पूछा। दुकानदार, एक झुर्रियों से भरा चेहरा, आंखों में नामालूम रोशनी और होंठों पर आहिस्ता आहिस्ता उभरती मुस्कुराहट। वो झुककर नौजवान के करीब आया और धीमी आवाज़ में बोला, ले जाओ, लेकिन याद रखो हर तोहफे की अपनी कीमत होती है। लड़के ने सर हिलाया, जेब से पैसे निकाले और आईना खरीद लिया। अगले दिन की डिलीवरी के वादे पर वो वहां से चला गया। दुकान के अंदर अंधेरा फैल गया।
दुकानदार ने आहिस्ता से गर्दन उठाई और उसके लबों पर वही पुरस्कार मुस्कुराहट जम गई। आंखों में एक ऐसी चमक थी जो इंसानी नहीं लगती थी। बाहर नौजवान दूर जा रहा था और आईने की सतह पर लम्हे भर के लिए एक सुरख सी रोशनी झलकी, जैसे अंदर कोई हंसा हो।